एक मिस वर्ल्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आपको जहाँ जहाँ इनविटेशन आए, आपको वहाँ पर ये सारे रूल्स फॉलो करते हुए और मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना होता है। अब भारतीय कल्चर को तो हम, संस्कृति को तो हम रिप्रेजेंट कर ही रहे होते हैं, पर उसमें कई सारी गाइडलाइंस होती है कि आप किस तरह से लोगों से मिलें और किस तरह से समझें कि उनकी क्या समस्याएं हैं। एक ब्यूटी क्वीन हो या जैसे लोग आपको सेलिब्रिटी समझ रहे हैं, तो उसमें फिर यही होता है कि आप फिल्म वर्ल्ड में आप जो है कंटिन्यू करोगे ग्लैमर की, एक ही जो सॉर्ट ऑफ ऑप्शन है इंडिया में। बट फिल्म इंडस्ट्री में मेरा ऐसा एक्सपीरियंस पर्सनली ऐसा हुआ कि कई सारे लोगों को ना एक्सेप्ट भी नहीं होता है कि आप इतना कुछ अचीव कर चुके हो यंग एज पे। किसी ने कुछ रूडली बोल दिया सेट पे कि तुमको तो इतना भी नहीं आता है, तो तुम कैसे सक्सेस कर पाओगी। वो थोड़ा सा इनिशियली मेरे लिए शॉकिंग तो रहा, बट जब आपकी डिग्निटी पे वो चीज़ आने लगती है, सो देन यू रियली थिंक कि इज इट वर्थ इट। सामने वाला अगर मुझे इतना ही डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, चाहे वो कोई बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, कोई भी है फिल्म, बट अगर वो इस तरह से मेरे से बात करने के लिए उसकी इतनी बदतमीजी तक वो उतर सकता है, तो आगे और क्या कुछ। हाँ, अभी ये अगर फर्स्ट लेवल है तो पता नहीं आगे जाके क्या होगा। तो मतलब वो देख रहे हैं कि आप कितने तक आप टॉलरेट करोगे। इट्स ऑलवेज बाउंड्रीज आपकी चेक हो रही हैं कि जो हाइट है, कई बार वो एक डिसएडवांटेज होता है इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन, बिकॉज उतनी हाइट मेजॉरिटी हीरो की भी नहीं हो सकती, बिकॉज इट्स एन अबव एवरेज हाइट। राइट, ऐसा नहीं कि टॉल इज एन इशू। आई थिंक हाउ द डायरेक्टर इज एबल टू प्रोजेक्ट यू ऑन द स्क्रीन, उसमें काफी कुछ डिपेंड करता है। बट विदाउट टेकिंग नेम्स, आई डिड फील कि हीरोज को कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, तो ये अब उनका प्रॉब्लम है। लोग आए आपके जीवन में पर कुछ साथ अच्छा नहीं रहा आपके अकॉर्डिंग। इट रियली आपकी लाइफ के ऐसे जो ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आपको पूरी तरह से चेंज कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं आप। बट फॉर मी व्हाट वाज वेरी ब्यूटीफुल थ्रू द पेन वाज द फैक्ट कि मैं एक माँ बनी हूँ, तो मेरा फोकस पूरी तरह से जो है वो बच्चे पे केंद्रित हो गया। गुरु के आश्रम में जाना, सेवा देना एंड टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड were the two sort of balancing factors. मैंने कहा मेरे अध्यात्म का जो आधार है वो इतना स्ट्रॉन्ग रहा है कि ये चीज़ों से मेरी कोई खुशी डिपेंड नहीं कर रही है, इस पे मैं अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं कर रही हूँ, एंड इसके आधार पे मुझे कोई ताज तो अब कमाना रह नहीं गया है। That is done. But मेरे लिए बहुत सबसे बड़ा क्वेश्चन उठा कि एजुकेशन कैसे होनी चाहिए। So that for me just took me on another path altogether. तो उसमें मैं अपने प्रोसेस ऑफ हीलिंग में मैंने बहुत सारा उसमें शोध किया कि अगर ये पढ़ाई एक इंसान की ब्रेन को इस तरह से कंडीशनिंग कर रही है, या वो एक तरीके से वो प्रोग्राम हो जा रहा है, तो हम उसको कैसे वे में अप्रोच करें जहाँ पर कि अध्यात्म का भी बेस आए और संसार में भी वो रहने के लिए उसको जो है वो इक्विलिब्रियम बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो है हमने जैसे लॉकडाउन लगा, तो हमने कहा ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है, हम अभी सारे एजुकेशन सिस्टम का, स्पेशली इंग्लिश सिस्टम का जो है बहिष्कार कर रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत ही आवश्यक है। अब हमने इसमें जाना ही नहीं है, हमने थोड़ा बहुत जो भी समझना था, देखना था, कर लिया। आजकल इतना sort of एक पैंडेमिक हुआ पड़ा है सिजेरियन सेक्शन, बिल्कुल, कि अब उसको भी काउंटर करने के लिए एक बहुत ज़्यादा फोर्स लगना है। नेचर में हर चीज़ को इतना आर्टिफिशियल सारा कुछ कर दिया सोसाइटी ने। एक समय में भारत का नाम गर्व से ऊंचा करने वाली फॉर्मर मिस वर्ल्ड और अब आध्यात्म में भी अपना नाम बढ़ाने वाली युक्ता मुखी हैं आज हमारे साथ। युक्ता, आज हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम। पहला तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, बड़े समय से हम कोशिश कर रहे हैं कि करें, और आज वो दिन आ गया कि आपके बिजी स्केड्यूल से आपने वो टाइम निकाला, और आप विशेष दिल्ली से आए हैं, बम्बई। ये हमारा सौभाग्य है कि आपने बुलाया और हम आए हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि हम होस्ट करते हैं, लेकिन आज मैं बता दूं कि युक्ता ने भी हमें होस्ट किया। हम युक्ता के घर पे कर रहे हैं, तो वो भी होस्ट हैं और हम भी होस्ट हैं। बिल्कुल, ये बराबर हो गया आज। तो युक्ता, शुरुआत आपकी हमने कई बार पढ़ा है, जाना है, अच्छी रही थी। परिवार में बहुत दिया जाता है सम्मान बेटियों को जी। और आपको भी पूरी आज़ादी थी कि आप अपने तरह से आप अपना करियर चुन सकती हैं, आगे देख सकती हैं। आपने वैसा किया, आपने ग्लैमर वर्ल्ड ज्वाइन किया और उसके बाद आपने देश का नाम रोशन किया। तो मैं एक बार ही जानना ज़रूर चाहूँगा
कि कैसे आपने यही फील्ड चुनी कि हाँ मुझे इसमें अपना करियर आगे बनाना है, और फिर मिस वर्ल्ड तक बात कैसे पहुंची? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और शायद इसका इस प्रश्न का उत्तर मैंने बहुत साल पहले दिया होगा। तो कई वर्षों के बाद आज जो मैं उसको अप्रोच कर रही हूँ, जब मैं बहुत छोटी थी तो दादी के साथ जाया करती थी सत्संग, कीर्तन इत्यादि। अच्छा, और सिंगिंग में भी कुछ थोड़ी रुचि थी, तो मेरी माताजी ने मुझे शास्त्रीय संगीत के ट्रेनिंग में भी सपोर्ट किया हुआ था कि अच्छी एक टीचर आपको लगा दी जाए और आप अपना सीखें। सो दैट बैकग्राउंड इज़, आई थिंक मेरे जो है थोड़ी मेमोरीज वैसे मैं वहाँ से रिकलेक्ट करना चाहूँगी कि मेरा जो आध्यात्म का बैकग्राउंड है वो वहाँ से शुरू हुआ। और फिर कुछ 13 या 14 वर्ष की आयु में मैं अपने श्री गुरु से मिली। तो जब मैं उनके आश्रम पहुंची, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर किस तरह से जो है सब लोग एकदम संयम से खड़े हैं। कौन किस बैकग्राउंड से आया ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप गुरु के दर्शन के लिए खड़े हैं तो सभी को सामान्य एक जो है वो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। एंड सबसे ज़्यादा मेरे लिए उस आयु में ये लगा कि युवाओं के लिए विशेष उनके कार्यक्रम जो होते थे उसमें हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता था कि किस तरह से ध्यान करना है, किस तरह से आप मंत्र जाप करें, किस तरह से मौन का पालन करें। तो आश्रम में रहना, सत्संग जाना, ये थोड़ा सा एक टीनेज जो मेरे इयर्स थे, जिसको हम कहते हैं कि आपके फॉर्मेटिव इयर्स होते हैं, उसमें मेरा ये बहुत ज़्यादा उस पर फोकस रहा। कॉलेज भी मैं जाती थी, स्कूल जा रही थी, कॉलेज जा रही थी, बट दिस हैड बिकम हाउ कैन यू से, जिसमें मैं कहती हूँ कि रियली जिसमें मेरी पर्सनालिटी पूरी शेप हुई है। फाउंडेशन आपका एक सेट हो जाए, आपकी नींव एक बन जाती है। अच्छा, उसके साथ जो है स्कूल में मेरे पार्टिसिपेशन होता था इन एलोक्यूशंस, डिबेट्स, इस तरह के जो पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं। और वहाँ पर जब मैं जीती थी तो यही होता था कि किस तरह से आप अलग अलग टॉपिक्स पे अपने आप को जो है तैयार करें, आप कैसे ऐसे लिखोगे, आप उसको लाइंस को कैसे डिलीवर कर रहे हो ऑडियंस के सामने। अब कंपटीशन है, और अगर वो डिबेटिंग कंपटीशन मतलब ऑपोजिट जो इंसान बोल रहा है वो अपनी पॉइंट्स लेकर आया है, तो आपको बिल्कुल उसको, जैसे हम कहते हैं कि तर्क वितर्क। सो दैट आई थिंक वाज दीज टू वर द फाउंडेशनल पिलर्स की जिस तरह से मेरी एक पर्सनालिटी शेप लेने लगी। और मुझे लगा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आया बहुत सारा जब श्री गुरु के टीचिंग्स को मैं पढ़ती थी, और उनके आधार पर भी हमें सत्संग में जो है कुछ ना कुछ एक ऐसे या कुछ टॉक देना होता था कि आज ये सब्जेक्ट है, हम सत्संग में इस पर्टिकुलर टीचिंग की के ऊपर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं या अभ्यास कर रहे हैं उसका। तो सभी लोग आपस में बैठ के मनन चिंतन करते थे, उसको आपस में बांटते थे। और जैसे मैं कह रही हूँ, आश्रम में जब मैं जाती थी तो वहाँ पर जो युवा रिट्रीट्स होती थी, कम से कम 300-400 लोग ऑल ओवर इंडिया से, एंड सुबह उठना, हठ योग करना, ध्यान साधना, तो ये मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल है। बाकी सब कुछ अब नॉर्मल लगता है मुझे। पर ये शिविर ये कहाँ पर होते थे, कौन से? हाँ, गणेशपुरी में आश्रम है हमारे श्री गुरु का। ओके। तो मुंबई से पास ही है। पर उस टाइम पे रोड्स इतनी अच्छी नहीं होती थी, बस में हमारा आने जाने में कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाते थे। बट फिर भी वहाँ जाके लगता था कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो ये है, वर्थ है, जो एफर्ट है वो वर्थ है वहाँ जाना। हाँ जी। तो ये तरह से जो एक पब्लिक स्पीकिंग में आना और हर एक सब्जेक्ट पे अपने आप को तैयार करना और बोलने का जो है एक थोड़ा फाउंडेशन जब तैयार हुआ, और फिर जब मैं कॉलेज में गई तो काफ़ी लोग फ्रेंड्स आपके इन्फ्लुएंस करते हैं कि देखो अभी वो सुष्मिता और ऐश्वर्या जीती हुई हैं, तो अभी आपकी भी हाइट है, आप मॉडलिंग क्यों नहीं करते? तो अब मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव, मैंने कहा नहीं, मॉडलिंग की तो मुझे नहीं लगता परमिशन मिल पाएगी मुझे। बहुत मुश्किल। और ये मिड 90s की बात है जब ये है, हाँ मिड 90s की बात है। 93-94 इज व्हेन आई मेट माय श्री गुरु, और तकरीबन आप सोचिए 97-98 की बात है, बिकॉज ऐश्वर्या और सुष्मिता जीती 94 में, फिर उसके बाद डायना हिडन जीती है 97 में। सो तब तक फिर जब मैं फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में आ गई थी, देन दैट वाज काइंड ऑफ अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि आप सोचते हो कि अभी मुझे जीवन में आगे क्या करना है। अब तो मेरी ग्रेजुएशन का साल आ गया है, अब आगे के करियर के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा या कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड देन दैट वाज द टाइम कि एक मतलब पेपर में तो ऐड आती ही हैं, लेकिन सॉर्ट ऑफ जैसे मैंने कहा कि आसपास में माहौल एक बन रहा था वेयर एवरीबडी वाज एनकरेजिंग मी कि तुम इतना अच्छा जब बोल लेती हो तो दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, यू मस्ट गो एंड
सो दैट्स हाउ आई अप्लाइड मिस इंडिया में। मैंने फिर अपने फॉर्म भरा, एंट्री ली, सिलेक्शन हुआ, प्रोसेस होता है उनका पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया का। एंड सिलेक्शन के बाद फिर उनकी अपनी अलग एक ट्रेनिंग होती है जिसमें कि आपको फिजिकल फिटनेस में तो मतलब सिखाते ही हैं, रैंप पे कैसे चलना है, वो जो भी कैटवॉक वगैरह चीज़ें होती हैं। तो वो मेरे लिए बिल्कुल नया था, बिकॉज कैमरा को कैसे फेस करना है, लोगों के सामने कैसे इस तरह से ग्लैमरस वे में आना, और फैशन इंडस्ट्री में उनके कपड़े और वो सारा कुछ, हेयर एंड मेकअप, तो वो धीरे धीरे हमने समझा। और उसके बाद जैसे मिस इंडिया की जर्नी से फिर आगे बढ़े, तो व्हाट वाज वेरी इंटरेस्टिंग वाज कि मैं जब मिस इंडिया के लिए जा रही थी तो मैंने, क्योंकि वो ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना ही था, मतलब यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट, इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ कंपल्शन बूट कैंप। हाँ, तो उसमें मेरे कॉलेज के कई दिन जो है वो मिस हो गए थे, स्किप हो गए थे, मतलब जिसको हम कहते हैं कि बंकिंग हो गई थी कॉलेज की। बंकिंग ही कहेंगे। बंकिंग ही कहेंगे, बट ये वॉलंटरीली थोड़ी सी बंकिंग थी। एंड जब उनको समझ में आया कि ये तो मिस इंडिया में पार्टिसिपेट हुई है, तो फिर उन्होंने जो सस्पेंशन लेटर था वो उसको वापस ले लिया। एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि फिर मैंने मिस इंडिया जनवरी में जब जीती, उसके बाद फिर मैंने 2-3 महीने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में भी लगाए। एंड उसके बाद फिर मैंने मिस वर्ल्ड की तैयारी करी, क्योंकि नवंबर में मेरा कंपटीशन था, उसके लिए समय था मेरे पास। सो इन शॉर्ट दैट्स रियली हाउ इट वेंट। एंड मेरी दादी उस टाइम कहती थी कि तूने ना जीत के आना है, तो मैं उनको बोलती थी वैसे कंपटीशन में प्रेशर कम होता है जो आप बोल रहे हो कि जीत के ही आना है। But I knew that her blessings were very special, and for me my grandmother's blessings have always meant a lot, क्योंकि उन्होंने लाइफ में इतने स्ट्रगल्स देखे थे। मेरे पिताजी जो हैं वो कुछ 2.5-3 साल के रहे होंगे जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमेटिक समय उन्होंने देखा है, जहाँ पर कि घर हवेली सब छूटा ही, लेकिन उन्होंने किस तरह से अपनी जान बचाई और किस तरह से वो लोग यहाँ पर आए, 6-8 महीने साल भर रेफ्यूजी कैंप्स में रहे। वैसे कौन सी सिटी में मेरे पिताजी का जन्म हुआ था मुल्तान में। सो वीव एक्चुअली नेवर बीन एबल टू विजिट दैट, जो एक समय लियालपुर का में का से कहा जाता था, जिसका पहला नाम था। तो अब हम लोग जैसे कई बार बोल देते हैं कि भाई अब अगर पाकिस्तान आ गया या हमारे वो भाग वापस आ जाते, अखंड भारत जब हो जाए, हम जाएंगे फिर अपने हमारे रूट्स। कई बार लोग बॉम्बे में पूछते हैं आपका गांव कहाँ का है, आप कहाँ के? हमने कहा हमारा कोई गांव रह नहीं गया, हम मुंबई वाले ही हैं। बट क्योंकि आप रिकॉर्डिंग के पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे, आप नरसिंह देव की जो मतलब मेंशन कर रहे थे, जिनकी मूवी आने वाली है, क्योंकि कुछ अंश ऐसे हैं कि जैसे आंध्र प्रदेश में अबीहोलम में है, लेकिन कुछ हैं तथ्य जो मुल्तान की तरफ भी बिल्कुल वहाँ पर ऐसा कहा गया है कि भक्त प्रहलाद ने बहुत सुंदर और भव्य एक मंदिर बनाया था नरसिंह देव का। तो जैसे हम कहते हैं कि हम अपने कुलदेव को नहीं जानते, तो हो सकता है कि वो हमारे कुलदेव हों, तो जाने का मौका भी मिला। हाँ बिल्कुल। तो जैसे आपने जब शुरुआत करी, हम मिले थोड़ी देर पहले, आप बता रहे थे, तो मैंने कहा बस अब उनका आशीर्वाद है, उनका नाम आ गया, मतलब उनका आशीर्वाद है आज। आशीर्वाद, और ये आशीर्वाद काम आया क्योंकि आपने मिस वर्ल्ड जीता जी। और मैं कहूँगा बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि मैंने उससे पहले जितने भी पेजेंट्स इंडिया ने जीते थे मिड 90s के या 97 में, तो मैंने नहीं देखा था। लेकिन जिसमें आपने जीता था वो बाई चांस हमने पूरे परिवार ने देखा था, तो ये बहुत लैंडमार्क मोमेंट थी। लेकिन उसके बाद फिर लाइफ चेंज हो गई, सडनली क्राउन आया, लाइफ चेंज हो गई। और मेरे साथ जो मैंने सुना है कि आपने शायद काउंटलेस देश आपने उसके बाद विजिट किए थे, बैक टू बैक, जो है एक प्रक्रिया होती है। तो वो क्या एक्सपीरियंस था जब वर्ल्ड ओवर आपने एक तरह से टूर किया था जी, और कई लोगों से आपने मुलाकात करी, कई दिक्कतें देखी जो दुनिया में लोगों के साथ, बच्चों के साथ भी चल रही हैं, फिर आपको कैसा लगता था वो सब देख के करके? उस समय ना जब हमारी आयु 20-21 वर्ष की होती है, तो हमें जीवन का उतना अनुभव तो होता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ एक एस्पिरेशंस होते हैं कि हम जीवन में अगर दुनिया में बाहर कदम रख रहे हैं तो हम क्या कुछ कर सकते हैं, या क्या कुछ हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, हम क्या सीख सकते हैं दुनिया से। सो हैविंग सेड दैट, एक मिस वर्ल्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आपको जहाँ जहाँ इन्विटेशन आए, आपको वहाँ पर ये सारे रूल्स फॉलो करते हुए और मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना होता है। अब भारतीय कल्चर को तो हम, संस्कृति को तो हम रिप्रेजेंट कर ही रहे होते हैं, पर उसमें कई सारी गाइडलाइंस होती है कि आप किस तरह से लोगों से मिलें और किस तरह से समझें कि उनकी क्या समस्याएं हैं।
तो जब हम विदेश अलग अलग कंट्रीज में जाके देखते हैं कि उनके यहाँ पर भी वही कुछ समस्याएं चल रही हैं जो कि हमारे यहाँ है। अब मैं आपसे बात करूँ 25 साल पहले जो है वो भारत की जो छवि थी या जो एक नैरेटिव चल रहा था वो बहुत अलग था कि भारत बहुत गरीब देश है, भारत में रास्ते पर ऐसे सांप और एलिफेंट्स घूमते हैं और इन लोगों को तो अंग्रेजी वगैरह आती ही नहीं है। तो कई बार ऐसे लोग पूछते थे आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे है या आप हर सब्जेक्ट पे ऐसे कैसे बोल लेती हैं इतना अच्छा। तो तब मैं कहती थी कि भाई हमारे पास तो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम की देन है। अब आप लोग ना भूलें कि इतना सारा वो लूटपाट मचा के गए तो हमें अंग्रेजी तो दे ही गए, कुछ तो दे ही गए। तो वो एक्सपीरियंस अच्छा रहा, इंटरेस्टिंग था, बहुत हम्बलिंग भी एक्सपीरियंस होता है। आपको ना कई VIP सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स के माध्यम होता है, आपको इनवाइट किया जा रहा है, आप फर्स्ट टाइम जो है आपको इतना सॉर्ट ऑफ रॉयल ट्रीटमेंट मिल रहा है। यू आर अ सेलिब्रिटी नाउ, मतलब फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास पर्सन, बहुत सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से। तो मैंने आपको बैकग्राउंड बता ही दिया है कि बिल्कुल ही मतलब साधारण, जहाँ पर कि आप समझ लीजिए कि मैं कई बार पिताजी से 5 रुपए भी लेती थी तो वो बचाती थी दिन के कि मुझे टैक्सी नहीं लेनी है या मैं बस की जगह चल लेती हूँ। तो कहते थे आज तुमने कितने पैसे बचाए। सो वेरी वेरी बेसिक ग्राउंडेड अपब्रिंगिंग एंड विद अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज, जिसके लिए मैं अपने श्री गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने वो सारे कूट कर जो सारे अपने गुण डाले हैं हमारे अंदर। बट जस्ट कमिंग बैक टू आंसर योर क्वेश्चन, ये जो एक्सपीरियंसेस थे अलग अलग लोगों को मिलना और अलग अलग कंट्रीज में जाने का, उसमें ऐसा रहा कि बहुत आप अपने लाइफ के हर चीज़ के लिए ना बहुत कृतज्ञ हो जाते हैं कि कितने कंट्रीज में कितनी सारी समस्याएं चल रही हैं। वहाँ पर भी गरीब बच्चों की क्या कुछ समस्याएं हैं, थैलेसीमिया है, एड्स है, कैंसर है, बहुत सारे उनको पढ़ाई लिखाई के पैसे नहीं, जो भी है। तो उन संस्थाओं के लिए फंड रेजिंग करना और उन संस्थाओं के साथ जुड़ना उस समय में अलग ही कुछ एक सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट में आप रहना, और जैसे कि आप कह रहे हैं ट्रैवलिंग में आपको हर प्रकार के लोगों से मिलना पड़ता है, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग उनकी संस्कृति, अलग अलग उनका तरीका है। अच्छा, वेजिटेरियन होने का ये भी बहुत अच्छा लाभ है कि आप किसी कंट्री में जाएं तो खाना नहीं मिलेगा उस समय, तो बिल्कुल समय सिर्फ ब्रेड बटर ही मिल गया। कहीं कहीं पर अगर कुछ दाल चावल मिल गया तो ठीक है, वो भी रेयर है, बहुत रेयर चैलेंज है मेरे लिए। ठीक है, those were all of that is life experiences। जापान में जैसे फिश को भी वो लोग वो तो सब, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कहाँ फंस गए हो, कहाँ उनकी थिंकिंग कैसे चलती है। बट दैट्स द वे द वर्ल्ड इज। आप समझते हो कि किस तरह से जैसे उनका रहन सहन, उनका खान पान जो चल रहा है, तो उसके साथ चलना और फिर उसमें आपकी बहुत मेच्योरिटी आ जाती है, बहुत ग्रो कर लेते हैं। उस 1 साल में मुझे लगता है हमें 10 साल का एक्सपीरियंस मिलता है। So it was very interesting। कहीं ना कहीं ये होता है कि हम जिसे कहते हैं कि 20-21 साल में भी, 19 साल में भी कच्ची मिट्टी होता है इंसान, अभी पूरी तरह से मोल्ड नहीं होता। तो आप एक तो श्री गुरु जी की जो कहेंगे एक तरह से पर्सनालिटी है, वो कहीं ना कहीं आप में भीग गई, जिस तरह से वो बिहेवियर है, वो आचरण है, हर तरह से कि फैमिली वैल्यूज वर्सेस जो गुरु जी का जो एक कह सकते हैं एक सिस्टम है, हर तरह का सिस्टम होता है। तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि ये सिस्टम जो है, ये थॉट प्रोसेस है, कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ भी हैं कॉमनैलिटीज में, डिस्क्रिपेंसीज भी हैं जो आई और जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ी। बहुत ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग तो उस समय नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट में मैंने, जिसका बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से आना, और फिर वहाँ से तो केवल मतलब घर से बाहर अगर होता तो कॉलेज जा रहे हैं या आश्रम जा रहे हैं सेवा करने या सत्संग में जा रहे हैं, तो ये सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट से जब एकदम से आप इतने सारे एक्सपोजर में आ जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलने में, तो वैल्यू सिस्टम में तो नहीं मुझे ऐसे कहीं चैलेंजिंग लगा, लेकिन लोगों से किस तरह से डील करना है, मतलब सामने वाला आपको क्या मुखौटा दिखा रहा है अपना, और वो असल में क्या है। क्योंकि देखिए, जब आप अपने आप को तो साधारण समझ रहे हैं, लेकिन सामने अब वो आपको सेलिब्रिटी के तौर पर देखा जा रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि आप, ठीक है, फोटोज हैं, खिंचानी है, इंटरव्यूज हैं, वो सारा कुछ, वो अपना बेस्ट फसाड पुट करें आपके सामने। हाँ,
जिससे उनके लिए भी हो, जो पहले आपने शायद उतना उस तरह से नहीं देखा था ना, क्योंकि वही मैं कह रही, सिक्योर सेफ एनवायरनमेंट में आप रहते हो, अपना सत्संग है, आश्रम में अपने लोगों के बीच में रहते हो, और उससे ज़्यादा तो कोई कुछ एक्सपोजर था नहीं। बट अब जब दुनिया के सामने जब हम इंटरेक्ट करें तो ये समझना कौन क्या कह रहा है, उसका अर्थ क्या है, और वो चाहता क्या है, उसके एक्चुअल एक्सपेक्टेशन क्या है, इंटेंशन क्या है, कुछ कहने के लिए उसका हेतु क्या, तो ये समझने में थोड़ा सा समय लग गया, और उसमें मैंने कई ठोकरें भी खाई हैं। हम ठोकरों पे भी आते हैं अभी, बिल्कुल उसी पे आ रहे थे, क्योंकि जब नया सहस्त्राब्दी जिसे कहते हैं मिलेनियम आया, तो फिर आपने उस फील्ड को एक तरह से कंटिन्यू किया, बिकॉज बहुत यूजुअली होता है कि अगर आपने इस ग्लैमर वर्ल्ड में क्राउन जीता है तो वो आप फिर उस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ ही जाते हैं, और आपने भी कदम रखा था उसके अंदर, तो और कई साल आप वहाँ पर थी, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस स्टार्टिंग में, और ये एंट्री मोड एग्जिट मोड में कैसे बदला, ये मुझे जानना है कि आप प्लीज वो 5-6 साल का एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए हमसे। एंट्री मोड ऐसा बना कि जैसे आपने कहा स्वाभाविक होता है, एक ब्यूटी क्वीन हो या जैसे लोग आपको सेलिब्रिटी समझ रहे हैं, तो उसमें फिर यही होता है कि आप फिल्म वर्ल्ड में आप जो है कंटिन्यू करोगे ग्लैमर की, एक ही जो सॉर्ट ऑफ ऑप्शन है इंडिया में। लेकिन उसमें यही था कि कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बिल्कुल भी जीरो एक्सपीरियंस था, और एक्टिंग का कोई शौक भी नहीं था, कोई ऐसा कुछ? एक्टिंग का हर किसी को थोड़ा बहुत होता ही है, जैसे हम लोग फिल्मी गानों पे शादियों वादियों में हम लोग सब लोग कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत, जैसे लड़कियों का होता है। पर कभी करियर ऑप्शन तो कभी दूर दूर तक नहीं सोचा था, कभी बचपन में तो बिल्कुल नहीं सोचा था, मिस वर्ल्ड होने तक भी नहीं सोचा था। मतलब कंसिडरेशन में रहा होगा कि हाँ चलो ये एक चीज सब लोग कर रहे हैं, बट ऐसा मैं इसी लाइन में आगे जाने वाली हूँ, हो सकता है, इट वाज इट्स देयर ऑप्शन है, बट ऐसा उसी पे फोकस करके जा रहे हैं ऐसा कुछ। तो उसमें ये हुआ कि बिल्कुल एक्सपीरियंस ना होते पहले मुझे डांसिंग सीखनी पड़ी, अब डायलॉग डिलीवरी कैसे देनी है, थोड़ा सा कुछ एक्टिंग क्लासेस लेनी पड़ी, थोड़ा सा वो कोचिंग लेना पड़ा। उसके बाद भी आई फाउंड कि इवन दो पीपल आर वांटिंग टू बी एसोसिएटेड विद यू, बट फिल्म इंडस्ट्री में मेरा ऐसा एक्सपीरियंस पर्सनली ऐसा हुआ कि कई सारे लोगों को ना एक्सेप्ट भी नहीं होता है कि आप इतना कुछ अचीव कर चुके हो यंग एज पे। दैट इज ट्रू। तो ऑन द सेट वो आपको दिखाना चाहते हैं कि आप चाहे कुछ भी हो, हम अपने फील्ड के हम गुरु हम है, महारथी हम है। एंड ये फर्स्ट फिल्म से हुआ तो थोड़ा सा उसमें जैसे किसी ने कुछ रूडली बोल दिया सेट पे कि तुमको तो इतना भी नहीं आता है, तो तुम कैसे सक्सेस कर पाओगी। और डिस्पाइट नोइंग कि आप न्यू कमर हैं, कुछ अचीव करके ही आ रही हैं, उसके बाद भी ये एटीट्यूड था जी। तो वो थोड़ा सा इनिशियली मेरे लिए शॉकिंग तो रहा, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अगर ये चैलेंज है तो इसको और थोड़ा सुधारेंगे और थोड़ा अच्छे से सीखेंगे डांस करना है या ये चीज़ें, या कैसे ये सब चीज़ों को और अच्छे से हैंडल करना है। बट आई पर्सनली डिडंट फील दैट आई गॉट दैट सपोर्ट सिस्टम या सपोर्ट टीम कि आपके आसपास में अच्छे लोग हैं आपको गाइड करने के लिए या वो बताते, एंड दैट्स वेयर द डिस्क्रिपेंसी कम्स इन। अब वो वैल्यू सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अब मुझे बहुत ज़्यादा सिवियरिटी से वो दिखने लग गया। अब जो वो धरती फट रही थी, जो क्लैश था अब वो क्लियर होने लगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमने अभी तक जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लेवल पर कुछ क्राउन जीता है, देश के लिए नाम कमाया है, तो कुछ ना कुछ क्वालिटीज के आधार पर किया है। अब वही क्वालिटीज को नीचे उतारा जा रहा है, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और वहीं पर आपको डेनिग्रेट किया जा रहा है कि ये सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, तुमको तो ये भी नहीं आ रहा है। सो वो जब मेरे लिए एक चैलेंज आया तो मैंने कहा हो सकता है आई हैव टू लुक टू अनदर डायरेक्शन, हो सकता है कि ये मेरा रास्ता नहीं है लाइफ में, हो सकता है कि ये मेरे लिए धार्मिक नहीं है। तो वो थोड़ा सा एक जो माइंड में चर्निंग स्टार्ट हो जाती है, अच्छा अब और क्या है हमारे पास ऑप्शंस। तो जैसे मैं आपसे पहले भी कह रही थी कि पब्लिक स्पीकिंग मेरे लिए बहुत ही एक नेचुरल सी चीज़ है, एंड मिस वर्ल्ड के बाद भी बहुत सारे इवेंट्स में जाना, होस्टिंग करना, इनफैक्ट तो फर्स्ट आईफा अवार्ड्स हमने होस्ट किए लंदन में, तो उसी दौरान मुझे कहीं पर अपने मनन चिंतन में लगा कि एक पॉइंट तक आप आके अपने आप को थोड़ा सा कह सकते हो कि चलो मैं न्यू कमर हूँ या मैं स्टूडेंट की तरह सीखने के लिए तैयार हूँ, बट जब आपकी डिग्निटी पे वो चीज़ आने लगती है
सो देन यू रियली थिंक कि इज इट वर्थ इट? सामने वाला अगर मुझे इतना ही डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, चाहे वो कोई बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, कोई भी है फिल्म, पर अगर वो इस तरह से मेरे से बात करने के लिए उसकी इतनी बदतमीजी तक वो उतर सकता है, तो आगे और क्या कुछ अभी ये अगर फर्स्ट लेवल है तो पता नहीं आगे जाके क्या होगा। तो मतलब वो देख रहे हैं कि आप कितने तक आप टॉलरेट करोगे। इट्स ऑलवेज बाउंड्रीज आपकी चेक हो रही हैं। हम किस तरह से ट्रीट करने दे रहे हैं दूसरों को, अलाउड कर रहे हैं, ये हमारे पर है ना। हम उस पे एक रेखा लगा सकते हैं बस इतना। सो दैट आई थिंक एट दैट एज मेरे लिए चैलेंजिंग है, डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग है। किस तरह से उसको नेविगेट करना है, किस इंसान को कितने तक ना बोलना है, किस इंसान को उसकी बात में वहीं काट देना है। ये थोड़ी, जैसे हम कहते हैं कि चतुराई उतनी मेरे को उस समय पे नहीं आ रही थी। आई वॉज वेरी इनोसेंट एंड वेरी स्ट्रेट पर्सन। जैसे मैं जो बोल रही हूँ वही है मन में, ऐसा और कुछ और सोच के कुछ और बोल रही हूँ। तो सामने वाला ऐसा कुछ कर रहा है, ये थॉट प्रोसेस में इमीडिएटली आता नहीं है। अच्छा, अगर वो कर भी रहा है और थोड़ा उस मोमेंट में आपको लग गया कि अच्छा ये कुछ और बात करना चाह रहा है, तो उसको टैकल कैसे करना है, फिर वो थोड़ी सी फास्ट थिंकिंग उस समय में वो सब चीज़ नहीं थी। और मुझे लगता है स्ट्रेस इसलिए भी बढ़ता था बिकॉज अगर बॉक्स ऑफिस इज द किंग, कहीं ना कहीं अगर बॉक्स ऑफिस के रिजल्ट शुरू में 1-2 आ जाते तो शायद वो एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा आती, वो प्रेशर और स्ट्रेस कम होता और ऑटोमेटिकली फिर चीज़ें उस फील्ड में आने लगती। तो अगर मैं एक यहाँ से एक पंचलाइन आपकी उठाता हूँ तो मे बी शायद इन फिल्म्स वर नॉट मेंट फॉर यू और मे बी यू आर नॉट मेंट फॉर फिल्म्स। तो ये तो फैक्ट हो गया कि ये आप जिस तरीके से बोल रहे, मैं तो कहती हूँ ये मेरे लिए मतलब एक मंगल ब्लेसिंग हो गई कि तो एग्जिट पॉइंट वाज नॉट अ वेरी सैड प्रोपोजिशन आपके लिए। आप कहोगे कि एक तरह से हैप्पी था कि इन अ वे हैप्पी था कि दुख अपनी जगह है, लेकिन जो दिख रहा आगे आने वाला सुख शायद वो अपनी जगह पर है, अपनी जगह पर है। और क्योंकि मेरी वैल्यूज हमेशा बहुत ग्राउंडेड रहे कि आश्रम में हमें जैसे जो गुरु की टीचिंग्स के ऊपर हम अपने माइंड को हम तैयार किए हुए हैं, तो हमें पता है कि ये सब चीज़ों में से जो है वो खुशी नहीं मिलने वाली है। ये सिर्फ मोमेंट्री एक प्लेजर है और अभी थोड़ी देर के लिए ठीक है, बट इट्स नॉट लाइफ लॉन्ग, इट्स नॉट लास्टिंग। जैसे शास्त्रों में हम शास्त्रों की बात करते हैं, अगर शास्त्रों में ऋषियों ने, गुरु परंपराओं ने और सभी शास्त्रों में ये बताया गया है कि आनंद में रहना, सच्चित आनंद में रहना, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हम वो अधिकार फिर किसी और को ना दें, पहली बात। और वो अधिकार अगर मेरा है तो फिर वो इन बाहर की चीजों पर निर्भर भी नहीं है, बिल्कुल सही, ये दूसरी चीज हो गई। और अगर निर्भर नहीं है तो फिर मुझे अपने कार्य के क्षेत्र में किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से फिर मुझे अलग कुछ दिशा अगर लेनी है तो फिर मैं क्या सोच रही हूँ। तो फिर योग अभ्यास, फिर वापस आध्यात्म पे आना और फिर अपने संगीत के ऊपर जो है ध्यान केंद्रित करना, फिर ये सारी चीज़ें तो मेरे को पता ही है कि ये मेरा एक फाउंडेशन रहा है। आई कैन ऑलवेज कम बैक टू इट। सो दैट इज़ हाउ आई थिंक धीरे धीरे जो है मेरा माइंड उस तरफ होने लग गया कि। और फैमिली का वैसे क्या रिएक्शन था, बिकॉज उन्होंने भी आपके वो स्ट्रगल को देखा, महसूस किया पास से, पेरेंट्स ने देखा, ब्रदर हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनको भी लगता है ना कि इतना अच्छा जा रहा था 1999 2000 इतना सही था, ये सडनली क्या हो गया, कहाँ से कहाँ बात आ गई 2004-05 की अगर मैं बात करूँ। बेसिक आपके हिसाब से क्या लगता था, वह मतलब ज़्यादा बात होती थी आपकी उनसे या बस समझ जाते थे कम बातों में कि क्या चल रहा है? नहीं, डेफिनेटली हमारे घर में ऑलवेज ओपन डिस्कशन रहा हर चीज़ के लिए। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे हर चीज़ के लिए इनकरेज भी किया है, बहुत साथ भी दिया है और हमेशा फ्रैंकली हर चीज़ की बात हुई है कि अगर तुम्हें ये नहीं लग रहा है, कंफर्टेबल नहीं है तो कुछ और देख लो। सो फॉर माय मदर, जैसे मैंने कहा, बचपन से उन्होंने नोटिस किया था कि मैं संगीत में मेरी बहुत रुचि रही है। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम सिंगिंग में भी सोच सकती हो, कुछ करियर अगर देखना है तो। इट्स नॉट कि सिर्फ एक एक्टिंग की एक लाइन होती है, या तुम इतनी क्रिएटिव हो, तुम फिल्म राइटिंग भी कर सकते हो, तुम डायरेक्शन में भी जा सकते हो। इनफैक्ट अरुणा मैम के बारे में कहूँगा, आपकी मदर की बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड वो पर्सनालिटी हैं और मेरी बात पहले उन्हीं से हुई थी। और आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप अगर उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखें तो वो बहुत एक्टिव हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आज भी उनका लोहा माना जाता है, लोग उनको बुलाते हैं अपने इवेंट्स एंड ऑल में। लेकिन
शुरू में तो मैं कहूँगा ये एग्जिट पॉइंट ठीक था और ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर एक फेज़ आया था जिसमें आपने एंटर किया, जो हर ऑलमोस्ट हर कोई एंटर करता है, और उससे भी एक आपको एक एग्जिट होना पड़ा था। तो whenever anybody asks me कि you know आपने फिल्म्स करी, तो मैं बड़ी खुशी से बोलती हूँ कि मैंने 3 फ्लॉप फिल्म्स करी हैं and I'm very proud of it, क्योंकि वो रास्ता मेरे लिए था ही नहीं। सो जैसे भी आप बोल रहे हैं कि अब मैं उसके लिए नहीं थी या वो मेरे लिए नहीं था, इट वाज द राइट वे ऑफ यू नो, एक यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा होता है कि ये यहाँ पर तुम कितना भी कुछ स्ट्रगल कर लोगे, आपकी साइकोलॉजी, आपके जो टैलेंट है, आपके जो वर्च्यूज़ हैं, आपके जो वैल्यूज़ हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या वो सारी चीज़ें जो है वो नहीं मिलेंगी। सो आई वॉज वेरी वेरी ओके विद इट, बिकॉज जैसे मैंने कहा मेरे अध्यात्म का जो आधार है वो इतना स्ट्रॉन्ग रहा है कि ये चीज़ों से मेरी कोई खुशी डिपेंड नहीं कर रही है, इस पे मैं अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं कर रही हूँ, एंड इसके आधार पे मुझे कोई ताज तो अब कमाना रह नहीं गया है। दैट इज डन, अकम्प्लिशमेंट हो गई है वो। सो इट वाज नॉट अ वेरी डेफिनेट एग्जिट, बट वो कुछ इस तरह से होने लगा कि कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आ ही नहीं रहे थे, एंड नीदर वाज आई नाउ रनिंग बिहाइंड एंड ट्राइंग टू परस्यू इट। एक पहले शुरू में एंथुजियाज्म ये होता है कि आप कुछ लोगों से मिल रहे हो, आपको इनविटेशन आ रहा है, आप कहीं पार्टी में चले गए, कोई अवार्ड्स में चले गए, किसी फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिल लिए, बातचीत, वो सारा कुछ बिल्कुल ही पर युक्ता, आपको लगता है कि क्योंकि एक तो आपकी जो हाइट है, कई बार वो एक डिसएडवांटेज होता है इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन, बिकॉज उतनी हाइट मेजॉरिटी हीरो की भी नहीं हो सकती, बिकॉज इट्स एन अबव एवरेज हाइट। तो वैसे मैं बहुत शॉर्ट आदमी बिल्कुल नहीं हूँ, आई एम 5 फीट 10, लेकिन मुझे आज लगा कि बहुत ज़्यादा कमी है जब मैं युक्ता के साथ खड़ा हुआ था, कि जमीन आसमान का फर्क लगा मुझे। नहीं इतना है 11.5 ही हूं मैं भी। नहीं, लेकिन वो मुझे लगा ऐसा, तो और मुझे लगता है मे बी ये भी एक छोटा सा रीजन हो, मे बी बड़ा रीजन भी हो सकता है, बिकॉज इतनी हाइट हर हीरो की नहीं हो सकती, और सडनली अगर आप युक्ता को खड़ा कर देते हैं साथ में और मे बी हील के साथ, तो 5'11", 6'1" के अराउंड बन जाता है। उतना फिर कोई पेयरिंग के लिए भी शायद कोई फिल्म मेकर इतना ना सोचे, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव आपको लगता है कि इस फील्ड के हिसाब से हो सकता है। मुझे पर्सनली तो नहीं लग रहा था, क्योंकि उस टाइम पे वी आल्सो हैड रवीना टंडन या शिल्पा शेट्टी, या जैसे मेरे पहले तो सुष्मिता सेन भी रही हैं, और साथ साथ में अभी तो जैसे हम बोल सकते हैं कि और भी अभी इतनी सब टॉल, आजकल तो स्पेशल इफेक्ट से भी बहुत चीजें लेवल अप हो जाती हैं। अच्छा, ये तो मुझे इतना आइडिया नहीं, ये उस टाइम पे जैसे हम मान लीजिए कटरीना वाज आल्सो एंटरिंग इनटू द फिल्म इंडस्ट्री, फिर बिपाशा बासु भी थी, सर वेरी टॉल, ऑल टॉल, या and now you've had Deepika Padukone, so ऐसा नहीं है कि tall is an issue. I think how the director is able to project you on the screen, उसमें काफी कुछ depend करता है, but without taking names, I did feel कि heroes को कहीं ना कहीं कुछ complex हो रहा होगा, तो ये अब उनका प्रॉब्लम है। यही एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाहता था, बिकॉज कहीं ना कहीं ये होता है, बहुत स्वाभाविक बात है। आपके जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो ओवर पावर कर रही है, जो लेट्स से हीरो हीरोइन भी नहीं, मैं कहूँगा लेट्स से एस्टैब्लिश्ड नेम को ओवर पावर कर रही है, तो फिर वो इन सिंक होना मुश्किल। तो ये एग्जिट तो हो गई, अब आपने कर ली, खुश हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया आपने। परिवार भी कहीं ना कहीं उनको भी एक सुकून मिला होगा कि चलिए ठीक है, अब अपने हिसाब से युक्ता काम करें। तो फिर जीवन आगे बढ़ा, और जीवन में लोग आए आपके जीवन में, पर कुछ साथ अच्छा नहीं रहा आपके अकॉर्डिंग, वो भी एक फेज था। तो कहीं ना कहीं उसका भी एक शॉक मैं जो कहूँगा कि लगा, क्योंकि आप उनसे भी सीखते हैं, और हमारी पॉलिसी है चैनल की, आपको भी हमने बताया, जनता भी जानती है, सब जानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछते ही नहीं हम, लेकिन हाँ एक इससे एक सीख, एक विजडम आपकी लेना ज़रूर चाहेंगे कि उससे क्या मिला, बिकॉज शायद आपको वो फिल्म का जो एक कहूँगा एक झटका सा था, वो आपको शायद उसके सामने छोटा ही लगा होगा, तो उससे भी निकल के आना और अपने आप को एक स्थिर रखना, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज था। वो आपने कैसे मैनेज किया? इसका आंसर वन लाइन में तो हो नहीं पाएगा, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल इट रियली आपकी लाइफ के ऐसे जो ये एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपको पूरी तरह से चेंज कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं आप। उसमें आप ये भी समझना चाहते हैं कि इसमें मैं इसको कैसे डिफरेंटली शायद कुछ कर लेती, या कुछ और उसका
कॉन्सिक्वेंसेस अलग होते क्या. बट फॉर मी व्हाट वाज वेरी हाउ कैन आई से, व्हाट वाज वेरी ब्यूटीफुल थ्रू द पेन was the fact कि मैं जब मैं एक माँ बनी हूँ तो मेरा फोकस पूरी तरह से जो है वो बच्चे पे केंद्रित हो गया. और ये बहुत ब्यूटीफुल है. आई थिंक इन सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हर स्त्री का होता है कि जब आप स्वयं से बाहर आके जो है वो दूसरे पे आपका जो ध्यान हो जाता है कि उसको क्या चाहिए, उसकी क्या नीड्स हैं, उसके लिए क्या अच्छा है, एंड उसमें आपके अंदर एक निस्वार्थ भाव आ जाता है. तो वो रहने की वजह से जो है गुरु के आश्रम में जाना, सेवा देना एंड टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड वर द टू सॉर्ट ऑफ बैलेंसिंग फैक्टर्स. अच्छा, उसमें फिर ये बहुत अच्छा मेरे लिए इंटरेस्टिंग मोड ऐसा आया कि छोटा ही था जब मेरा बेटा, तो मुझे ये प्रश्न उठा कि अगर ये सारी चीज़ों से सो कॉल्ड दुनिया में जैसे सिस्टम्स चल रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ों से हम वो चीज़ की प्राप्ति नहीं कर पा रहे जो कि हमें, मुझे तो पता ही है आध्यात्म के आधार पर कि बाहर की चीज़ों माया में तो हमें कोई आनंद नहीं है, बट ये हमारी ड्यूटीज़ हैं, हम संसार में रह रहे हैं, हमें पूरा करना है, सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. तो हम इसका पालन अच्छे से कैसे कर पाएँ, हम ऐसे कैसे, कौन सी शास्त्रों की टीचिंग्स हैं जिनको लेके या जिनके आधार पर हम अपने संसार के जो 4 पहिए हैं उनको ठीक ठाक चला पाएँ. उसमें हमारे पास जब चैलेंजेस आते हैं तो हम उन चैलेंजेस को भी कैसे फेस करें. एंड फॉर मी द क्वेश्चन वॉज कि मेरे बेटे की अपब्रिंगिंग में मुझे ऐसा क्या देना है या ऐसा कुछ क्या करना है जिसकी वजह से वो स्वावलंबी हो. तो दैट वाज माय कोर थिंकिंग कि इतना सारा समझने के बाद अगर मेरी लाइफ में मुझे इतने सारे चैलेंजेस फेस करते हुए भी इतनी डिफिकल्टी आई है, तो उसको मैं ऐसे कैसे तैयार करूं जहाँ पर कि उसकी लाइफ की चैलेंजेस के लिए वो पहले से तैयार हो. जैसे आप बोल रहे थे कि उतना शॉक नहीं लगे, आप एकदम अनप्रिपेयर्ड नहीं हो. तो अध्यात्म का मार्ग तो है ही, मतलब इसमें तो कोई बोलने वाली बात नहीं रहेगी. बट मेरे लिए बहुत सबसे बड़ा क्वेश्चन उठा कि एजुकेशन कैसे होनी चाहिए. सो दैट फॉर मी जस्ट टुक मी ऑन अनदर पाथ ऑल टुगेदर. तो उसमें मैं अपने प्रोसेस ऑफ हीलिंग में मैंने बहुत सारा उसमें शोध किया कि अगर ये पढ़ाई एक इंसान की ब्रेन को इस तरह से कंडीशनिंग कर रही है या वो एक तरीके से वो प्रोग्राम हो जा रहा है, तो हम उसको कैसे वे में अप्रोच करें जहाँ पर कि अध्यात्म का भी बेस आए और संसार में भी वो रहने के लिए उसको जो है वो इक्विलिब्रियम बना भी रहे और वो उसको लेके, मतलब यंग एज से उसकी एक सॉर्ट ऑफ तैयारी हो, नॉट कि वो 20-25 का हो रहा है जब तक जैसे कहते हैं कि टाइम समय ही निकल जाए, मौका ही निकल जाए, रिक्श खड़ा ही हो गया है. तो हम उसकी अभी तो नींव ही लगा रहे हैं. तो जैसे आपने बोला कि कच्ची मिट्टी है, हम उसको जैसे शेप देंगे तो आकार वैसा ही बनेगा. तो फिर वो करते करते मैंने एक टीचर ट्रेनिंग करी, उसके रहते फिर मैंने अर्ली चाइल्डहुड में स्पेशलाइजेशन किया और बहुत सारा उसमें जैसे मैं डीप जाती गई, जितनी गहराई से मैं उसको और अंडरस्टैंड करी थी, तो मुझे यही समझ में आ रहा था कि हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता में सारी चीज़ें जो है ना वो कूट कूट के भरी हुई हैं. चाहे आप उसको एजुकेशन से शुरू करें कि गुरु शिष्य परंपरा होती थी. बिल्कुल. अब गुरु शिष्य परंपरा का आधार ये होता था कि गुरु ने वो सारी चीज़ें आंतरिक रूप में प्राप्त कर ली हैं और वो सूक्ष्म रूप से वो जो है वो शिष्यों को प्रदान कर सकते. अब वो केवल पढ़ाई और अपनी दिनचर्या के आधार पर तो कर ही रहे हैं, लेकिन उतना ही नहीं है. उनकी साथ में जो कृपा होती है या उनको जो अंदर से ज्ञान होता है कि इस शिष्य को क्या चाहिए, इसको क्या, वो एक सॉर्ट ऑफ उनके सानिध्य में रहना. और जैसे हम कहते थे कि गुरु से सीधा आप उपदेश ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा गहराई से मैं और समझने लगी. हालांकि मेरा अनुभव तो रहा ही था, पर एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप समझने लगे कि अगर सीख की तरह देना है कि एकेडमिक्स को हम कैसे अप्रोच करें. तो उसके शोध में मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय निकला. और मतलब मैं कह सकती हूँ कि दुख तो एक साइड में रह गया, मैं अपने आप को ही उसमें स्वयं को ही और अच्छे से समझने भी लगी. और एक चैलेंज आ गया मेरे सामने कि अच्छा आप इसको कैसे और अच्छे से समझ के और करना कैसे इसको.
क्योंकि अब हम वो तरीके के गुरुकुल तो रहे नहीं है, मतलब आश्रम वगैरह है, ठीक है हमारे गुरु का, पर वो गुरुकुल वाले सिस्टम जो हम जिनकी बात करते हैं वो नहीं है बच्चों के लिए, वो तो आजकल बहुत कहीं और ये आप शायद बात करिए 2013-14 के अराउंड की बात है, 13, 14, 15, 16। तो इसके शोध करने के प्रोसेस में मेरे अंदर बहुत सारे जो है सोच विचार में ट्रांसफॉर्मेशन आना, और बहुत गहराई से, जैसे मैं कह रही हूँ, उसको समझने में फिर मैं धीरे धीरे, जैसे अर्ली चाइल्डहुड में मैंने स्पेशलाइजेशन किया, और उसके बाद और मैं पीछे जाने लगी कि अच्छा अर्ली चाइल्डहुड भी तो एक आयु है, उसके पहले क्या जिस आत्मा ने जन्म लिया उसने अपने माता पिता भी चुने हैं, उसने कहीं ना कहीं ये भी देखा, मतलब उसकी आत्मा को या उसकी जर्नी को, उसके पिछले संस्कारों को क्या चाहिए कि गर्भ में हम वो सारी चीजें दे सकें। तो फिर गर्भ संस्कार आ गया, गर्भोपनिषद को पढ़ने का बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। इनफैक्ट मेरा लॉकडाउन का समय, जो दोनों लॉकडाउन के समय थे, वो पूरी तरह से जो है ये सारे अभ्यासों में गया कि किस तरह से हम उसको, अभी वेस्ट में उसको प्रीनेटल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, हम जिसको गर्भ संस्कार कह रहे हैं। और वो केवल एक रिचुअल नहीं है कि 7वें महीने में कुछ थोड़ा सा पूजा कर ली और जैसे होता है, इट्स रियली अंडरस्टैंडिंग आध्यात्म से कि माँ के जो, एक माँ जब जननी बनती है तो किस तरह से उसके जो थॉट्स हैं, उसकी जो फीलिंग्स, उसकी जो भावनाएं हैं, या उसके जो सोच विचार हैं, मतलब आज तो साइंटिफिकली भी प्रूव्ड हो रहा है, लेकिन हमारे शास्त्रों में पहले से बताया गया कि बच्चे को भी समझ उसमें होती है, अगर आप जिस तरह से आप ढालना चाहें उस हिसाब से ढाल सकते हैं। मतलब अगर आप संस्कृत मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं जब आप गर्भवती हो, तो वो सारा इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ रहा है जाता है जो शिशु है आपके गर्भ में। तो ये सारा कुछ समझना, और फिर जब शिशु बड़ा होने लगता है, जन्म होता है, तब कैसे किया जाए, नेचुरल बर्थिंग कैसे होनी चाहिए। आजकल इतना सॉर्ट ऑफ एक पैंडेमिक हुआ पड़ा है सिजेरियन सेक्शंस, बिल्कुल, कि अब उसको भी काउंटर करने के लिए एक बहुत ज़्यादा फोर्स लगने वाला है। नेचर में हर चीज़ को इतना आर्टिफिशियल सारा कुछ कर दिया सोसाइटी में, दैट अभी हमको उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के अधिक हमको लोगों को जागरूक कन्वीनियंट कर दिया है। जो लेट्स से रेलेवेंट जो है उसके ऊपर कन्वीनियंस भारी बढ़ गई है, जो आजकल हो रहा है जी, जो कि गलत है, और जो हमारे आने वाले समाज के लिए बहुत हिंसा का कारण भी बन रहा है, ऑलरेडी हम देख रहे हैं। और उसकी वजह से हमारा जो समाज का जो स्तर है सोचने का, रहने का, वो और घटता जा रहा है। मतलब हमें जितना लग रहा है कि अब AI के रहते या स्मार्ट टेक्नोलॉजी के रहते हम एडवांस कर रहे हैं, एक्चुअली सत्य से उतना दूर होते जा रहे हैं। सो फॉर मी दैट वाज अ वेरी बिग चैलेंज कि इसको कैसे गैप को ब्रिज करें, किस तरह से इसको आज के आधुनिक जीवन में हम सिटी में रहते हुए उसको किस हद तक जो है हम अपने बच्चों पे वो संस्कारों को लेकर आए कि ये वैल्यू सिस्टम्स हैं और उनके आधार पर आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। अपना मनोबल आप कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, अपना बुद्धि बल कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, क्योंकि सामने से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, तो उसके लिए वो विवेक कहाँ से उनके अंदर जा रही है, कौन सी फिल्टर आउट करनी है, कौन सी रखनी है, वो टूल उनको मिल ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो जो है हमने, जैसे लॉकडाउन लगा तो हमने कहा ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है, हम अभी सारे एजुकेशन सिस्टम का, स्पेशली इंग्लिश सिस्टम का जो है बहिष्कार कर रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत ही आवश्यक है। अब हमने इसमें जाना ही नहीं है, हमने थोड़ा बहुत जो भी समझना था, देखना था, कर लिया। तो हम लोग दोनों निकल गए तीर्थ यात्रा पे। अरे वाह, दक्षिण भारत की। उसकी जो शुरुआत कितने वर्ष के होंगे कृष्णा? अभी से 5 साल पहले, अभी 15.5 का, तो 10 साल बहुत अच्छा। और उसमें फिर हम दोनों ने यही रियलाइज किया कि हम लोग दोनों जब तीर्थ यात्रा पे रहते तो हम सबसे ज्यादा प्रसन्नित है, एक दूसरे से भी रहते हैं और हमें और कुछ चाहिए ही नहीं जीवन में। बहुत अच्छा। बट ऑफ कोर्स विद एज ही यू नो आई आल्सो रियलाइज कि उसके क्या, उसके एस्पिरेशंस क्या हैं, उसके अपने ड्रीम्स क्या हैं, उसके अपने थॉट प्रोसेसेस अलग चल रहे हैं। एंड बहुत सुंदर रहा कि उसने जिस तरह से, उसने भी संस्कृत पढ़ना, संस्कृत का उच्चारण तो वो बचपन से कर ही रहा है, सब मंत्र बोलना करना, लेकिन किस तरह से उसका जो एक अपनी स्वयं की रुचि और स्वयं का उसका स्व प्रयत्न, इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा उसने अधिक देना, उसके लिए बहुत अच्छा रह गया। तो वो एक जो स्कूल जाने का एक तो प्रेशर था वो हट गया कि सुबह सुबह, क्योंकि मोस्टली आप होम घर पे ही आप उनको कर रहे थे। कि हम लोग
होम स्कूलिंग भी नहीं कर रहे, हम लोग अनस्कूलिंग कर रहे हैं। मतलब हमें जो सामने जीवन परिस्थिति आएगी हम वैसे वैसे सीख के उसका बहुत अच्छी बात। सामना करते जाएंगे। साथ साथ में हमारा संगीत है, हमारा अध्यात्म है और हमारा संस्कृत का अभ्यास चल रहा है। बट वी डोंट वांट टू सब्सक्राइब कि ये करिकुलम है और इतनी आयु तक ये हो जाना चाहिए और ये मतलब कोई अचीवमेंट का उसमें आप वो बर्डन नहीं है, आप जैसे टारगेट नहीं है कोई, क्योंकि वो टारगेट अचीव करने में 2-3 चीजें हो रही है। एक तो आप स्वयं को भूलते जा रहे हो, दूसरा कोई सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं हम उसके हिसाब से हम चलना चाह रहे हैं, और तीसरा उसमें अभी का जो वर्तमान समय है उसको हम खो रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें बहुत इस बात पे लगा कि जितना समय हम अपने साधना, अपनी आराधना, अपने देवताओं की उपासना में देना चाह रहे हैं वो हमें मिल नहीं पा रहा है उसका लाभ। तो मेरे को तो बार बार यही लग रहा है कि भारत के जितने माता पिता हैं अगर वो जागरूक हों और समझें कि हमारे बच्चों में इतनी कैपेसिटी, इतना उनके ऊपर, मतलब हमारी भूमि में ऐसे जन्म लिए हैं, बहुत वीर महाराणाओं ने जन्म लिया है, इतने महर्षियों ने जन्म लिया है कि हमारे पुण्य भूमि में तो हमारे डीएनए में ऑलरेडी वो सारी चीजें कोडेड है। हमें बहुत ज्यादा कुछ कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ प्रार्थना करनी होती है कि हम उनका आवाहन करें और उनकी कृपा हमारे पर हो तो हमारा जो मार्ग सरल हो जाता है। सभी वर्षों में भगवान ने बनाई भारतवर्ष को यह है कि यही कर्म भूमि है, बाकी सब में धर्म चल रहा है, वो धर्म भूमि है, भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। तो मैं कहूँगा माता पिता भारत के ही नहीं, मैं पूरी दुनिया के मैं कहूँगा कि सीख लें और हमारे से लें, क्योंकि जो सीख, असली सीख है वो भारत में ही आज है, वो वहाँ नहीं मिलेगी, वो यहीं आके मिलेगी, वो यहीं आके मिलेगी। और तभी कई पेरेंट्स मैंने देखा है जो NRIs थे या जिनको PIOs कहते हैं वो वापस आए हैं, कुछ कपल्स अमेरिकन भी मैंने देखा है और बाहर के हैं, वो वहाँ छोड़कर यहाँ पर अपनी लाइफ बताने लगे हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वो लोग कर रहे हैं तो हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और लॉकडाउन में मैंने और एक चीज़ नोटिस करी है भैया कि उसमें कई सारे जैसे पश्चिमी देशों में जो हमारे भारतीय सेटल्ड हुए पड़े हैं कई सालों से, या वो सेकेंड या थर्ड जनरेशन के भी लोग हैं, मतलब उनके शायद पूर्वज गए होंगे किसी कारणवश जो भी है, और अब उनको भी रियलाइज हो गया है कि ये लाइफस्टाइल और ये खान पान तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है हमारी जॉब है या हमें अपने एक अर्थव्यवस्था के ध्यान दृष्टिकोण से हमें करना है या चल रहा है जो भी है, बट बच्चों को जो संस्कार हम देना चाह रहे हैं या देने चाहिए जो आवश्यक है उनके लिए, उस पर हमें पूरी तरह से जो है अभी वो वहाँ नहीं हो पा रहा। वो वहाँ कुछ पेरेंट्स कर पा रहे हैं, पर हर कोई उससे, क्योंकि सिस्टम्स आपके लिए नहीं बने, सिस्टम्स तो नहीं बने, लेवल पे बने हैं वो कर पा रहे हैं, लेकिन कोई सिस्टम आपकी सहायता उसमें नहीं कर रहा। सिस्टम सहायता नहीं करेगा, लेकिन वहाँ के जो लोग एक साथ है, मतलब मान लीजिए जैसे कोई समाज वहाँ पर बना हुआ है तो उनके मंदिर स्थापित हुए पड़े हैं या वहाँ पर जो है उनकी कम्युनिटीज बनी हुई हैं जो उनके, तो वो साथ में मिलकर जो है वो मतलब उसको दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ा पा रहे हैं। और कई सारे ऐसी संस्थाएं इसी लास्ट 5-6 सालों में जो है वो स्थापित भी हुई हैं, जहाँ पर कि उन लोगों का सहयोग, उन लोगों का विजन और वहाँ पर जो हमारे रहते भारतीय उनके आर्थिक इन्वेस्टमेंट्स के आधार पर काफी कुछ हुआ है, आगे बढ़ रहा है। और मुझे बहुत आशा है, विश्वास है कि दुनिया में एक अलग ही विश्व गुरु का उदय हो रहा है। जैसे हम बात कर रहे हैं, हमें सोचना ही नहीं है कि हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे, हम तो सोने का पूरा देश है, सिर्फ चिड़िया नहीं है। मतलब हमें तो गरुड़ झेप जैसे बोलते हैं, हम तो इतने बड़े पंख हमें अपने अपने फैलाने हैं कि जिसमें कि दुनिया समझे कि संस्कार क्या होते हैं, आध्यात्म क्या होता है, और जीवन को इस धार्मिक आधार पर जीने में ही सुख है, आनंद है। सेवा भाव में रहने से ही आप जो है वैभव, गौरव, यश, कीर्ति प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो जो हम अष्टलक्ष्मियों की बात करते हैं तो अष्टलक्ष्मियों की स्थिरता भी नहीं हो पाएगी जब तक कि हम आपस में एक साथ नहीं हो जाए। तो ये साथ में आने के लिए हमें अपनी सोच को वापस अपने सारे जो हमारे पितरों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए आधार रखा हुआ है, ऋषियों ने, मुनियों ने, शास्त्रों ने, गुरु परंपराओं ने, तो हमें उसी बेसिस पे आगे बढ़ना होगा। अदरवाइज वी आर ऑलरेडी सीइंग डूम्सडे, मतलब उसमें हम देख रहे हैं कि AI कितना बिगाड़ रहा है, बच्चों को आजकल क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, महिलाओं को गर्भवती होने में कितनी कितनी समस्याएं आ रही हैं, हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो मॉडर्न लाइफ का साइड इफेक्ट है, बहुत ही बैड साइड इफेक्ट है मैं कहूँगी। चाहे खान पान है, चाहे वो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, घरेलू के प्रोडक्ट्स में, मतलब हम पर्यावरण की तरफ थोड़ा ध्यान दें
कि हम पर्यावरण का कितना कुछ हम रक्षा कर पा रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन पे हमें ध्यान दें। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सब सनातन में आती हैं। ये बिल्कुल सनातनी वे ऑफ लिविंग है कि हम अपने नेचर के रिसोर्सेज को साथ में लेके चलें, उनको रिस्पेक्ट भी करें और उनको कंजर्व भी करें। सो फॉर मी आई थिंक द होल ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ कम बिकॉज ऑफ बिकमिंग अ मदर। टू आंसर योर क्वेश्चन कि किस तरह से जो है आप अपने जीवन के किसी पत्थर, जो आपके सामने जो पत्थर आ गया है, जो शायद आपको चोट दे सकता था, बहुत सारा रक्त बह सकता था, लेकिन वही पत्थर के आधार पर हम एक दूसरी नींव रख दें कि अब वहाँ से जो है बहुत विशाल सा एक पर्वत खड़ा हो, तैयार हो, जिसमें हमारी सोच ही इतनी ऊंची हो जाए कि हमें कोई चीज़ जो है ये सारी समस्याओं के ऊपर हमें लगे ही नहीं कि ये मेरी समस्या है, ये मेरे साथ हो। मतलब वो छोटेपन से हम अपने समाज की तरफ देखें कि मैं इस जीवन में कर क्या रही हूँ, मैं अपने जीवन को किस तरह से दूसरों के लिए अर्पित करूं, और कोई एक ऐसा कार्य हम करें अपनी मातृभूमि के लिए, अपने लोगों के लिए, जो कि फिर हम अपने जीवन को समझें कि हमारा जीवन सार्थक हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इस बात को प्रसन्नता से कह रहा हूँ कि आप उस रेवोल्यूशन में, आप उस आंदोलन में हैं और बहुत आगे हैं, तो बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। पर आप देख रही हैं कि अभी चैलेंज इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। आपने वो एक वृक्ष खड़ा किया जहाँ पर आपने वैल्यू सिस्टम बनाया हुआ है, कई लोगों ने बनाया हुआ है जी। लेकिन हम देखते हैं कि कंसाइंस और साइंस के बीच में हमेशा एक टग ऑफ वॉर चलती रहती है। साइंस, अगर मेरे से आप डेफिनेशन पूछेंगे कि जो जितना वो ढूंढ पाते हैं, हाँ, और जिस पे साइन कर देते हैं वो साइंस है, या जो दिख जाता है, जिसका प्रमाण उनको सामने आता है, वो साइंस है। अब एलियन ऐसी चीज है, एलियन की ऐसी बात कर रहे हैं कि जो बोल देता है हाँ मेरे हिसाब से तो है, तो उसके लिए वो साइंस है। हाँ, बाकी लोग कहते हैं हमारे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है, वो साइंस नहीं है। तो साइंस कुछ नहीं है। तो फिर भी साइंस आजकल कंसाइंस पे भारी पड़ रखा है। कॉन्शियसनेस हमारी जो है वो वितीर्ण सी हो गई है, टूटती चली जा रही है। आपको क्या लगता है, आपके एक्सपीरियंसेस से, ग्लैमर वर्ल्ड के भी, थोड़े से फिल्म वर्ल्ड के भी, बाकी वर्ल्ड के भी जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, कैसे कंसाइंस को फिर से साइंस पे भारी किया जाए? हमने जो है वो पूरे अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम का बहिष्कार किया था। उसका कारण यही है कि आप अपनी इंट्यूशन पावर से और आप अपनी आत्मा की अंतर आवाज को सुनने से, उस क्षमता से ही दूर हट गए हैं। बिल्कुल। तो वो जो एक डिस्कनेक्शन आ गया है, वही रूट कॉज बन रहा है सफरिंग का, और उसी को पाने के चक्कर में सब लोग भाग रहे हैं, लेकिन जहां पाना है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। मतलब हमने अंदर जाना था और हमने अंदर से जो है वो बाहर की तरफ रेडिएट होना, हमने फैलना है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम बाहर की कोई चीजों से हम लोग जो है अपने आप को जोड़ लें। तो जब आप विज्ञान की बात कर रहे हो, तो उसमें सिर्फ अगर हम शब्द विच्छेद करें तो वो है वे और ज्ञान। मतलब ज्ञान का हमने विभाजन कर दिया उधर, तो वो विज्ञान कहा जा रहा है। लेकिन हमारे शास्त्रों में जिस तरह से विज्ञान को पढ़ाया समझाया जाता है, वो अध्यात्म के आधार पर पढ़ाया जाता है। तो अगर हम उसको समझने के लिए थोड़ा सा एफर्ट्स लें कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, तो हम समझेंगे कि हम उसी शक्ति का अंश हैं जिसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड में सारा कुछ चल रहा है। एक पत्ता, एक हवा, कुछ नहीं हिल रहा है उसके बिना। तो वो श्रद्धा और वो विश्वास जब हमारा अपने अंदर जागा होता है ना, तब हम वो चीज़ों को, जैसे आप कह रहे हैं कि वो हम बाहर की चीज़ को विवेक से अपने समझ के कह सकते हैं कि नहीं ये सच नहीं है और ये सच है। तो वो डेवलप करने की जो क्षमता है वो केवल और केवल गुरुकुल पद्धति से आ सकेगी। उसके अलावा हम सोचेंगे कि हम ये मॉडर्न एजुकेशन के पीछे भाग रहे हैं और वहाँ से मिलने वाला तो ये होने वाला ही नहीं है भैया। इसके लिए हमें टोटली वो एक हार्ड लाइन जैसे हम बोलते हैं, ये बॉर्डर है, तो वो हार्ड बाउंड्री हमको लगानी पड़ेगी। वही मैं आपसे कुछ समय पहले कह रही थी कि जो माता पिता हैं उनको ये चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हम उसी स्लेव मेंटालिटी में क्यों चल रहे हैं बार बार। है ना। आप 20-25 साल दे रहे हो, इतने लाखों करोड़ों आप खर्च रहे हो, उसके लिए आपका जीवन पूरा जा रहा है ताकि आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो सके। उसके बाद भी 25 साल की उम्र में आने के बाद अगर वो जॉब के लिए भीख ही मांगने वाला है, तो फिर ये ऐसे जीवन का तो मतलब कोई अर्थ ही नहीं दिख रहा है मुझे। ना उसमें सुख है वो ऐसे संसार में, क्योंकि वो बच्चा 13 से 14 घंटा घर से बाहर है या तो पढ़ रहा है। मतलब वो घर में रहते हुए घर के
अन्य कार्यों में योगदान दे नहीं पा रहा है। कई जो फैमिलीज होती हैं जो व्यवसाय करती हैं, जैसे मारवाड़ी फैमिलीज हैं या गुजराती हैं या अन्य कई सारे जो फैमिलीज हैं, वो काफ़ी यंग एज से सिखाना शुरू कर देते हैं अपने बच्चों को कि आके बैठो, दुकान में समझो, ये बिजनेस है, इसको ऐसे करना है। तो उनके लिए थोड़ा सा फिर एक नॉर्मल हो गया, जहाँ पर हम समझ सकते हैं कि उनकी एक सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट एक प्लानिंग हो गई है कि भाई आपने ये टेक ओवर करना ही है, फैमिली बिजनेस है, तो आपको तो ये समझना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। वो कंडीशनिंग उसी टाइम से होने लग जाती है। एक तो उनको अपना पर्पस मिल गया कि उनको पता है मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है जीवन में, तो वो तो इधर उधर भटकेंगे नहीं। अगर उन्होंने कोई बिजनेस डिग्री करनी है वो भले कर ले, लेकिन उनको दे नो कि ये संभालना मुझे है। सो उसमें दो चीज़ें हो गई, एक तो वो कॉन्फ्लिक्टेड नहीं है अपने आप से अंदर कि मैं कोई चीज़ को ढूंढ रहा हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरा वोकेशन स्किल क्या होना चाहिए, मेरा करियर क्या होना चाहिए। मतलब ये करियर वाली जो थिंकिंग है ना भैया, ये रूट कॉज से ही फॉल्टी है। करियर नाम की कोई चीज़ तो होती ही नहीं थी। हमारा जो कल्चर रहा है भारत का, उसमें जो पिता कर रहा है वही बेटा कर रहा है, या जो आपके गांव में चीजें चल रही हैं आप उसी तरह से, मतलब खेती है, लोहार है, कुम्हार है, ये सारी चीजें। अब हम कहेंगे भाई आज की डेट में ये सब कैसे करें, आप लोहार कुम्हार तो बनाओगे नहीं बच्चे को। अच्छा, हम वो नहीं बनाएंगे, लेकिन हमारे पास अन्य बहुत सारी दूसरी सुविधाएं भी होती हैं जहां पर हम सोच सकते हैं कि उसके क्या गुण हैं, उसके क्या टैलेंट्स हैं, या उसका मन कैसे चल रहा है, उसकी सोच कैसे चल रही है, उसको हम किस तरह से ढालें ताकि वो देश के कोई काम आ सके, वो समाज में कुछ सेवा अर्पित कर सके और वो अपने आप को एक पूरे समाज का एक भाग हिस्सा महसूस कर सके। तो वहां पर हमने तीसरी चीज का भी टेक केयर कर लिया, कंपटीशन। हम नहीं चाहते हैं कि बच्चे कंपटीशन में रहें। कस्टमाइज एजुकेशन से फिर एक ऐसी धारा मिलेगी जिसमें कोई ना स्ट्रेस होगा ना कोई कंपटीशन। बिल्कुल, और एक साथ चलने का उनके अंदर टीम वर्क और लीडरशिप की क्वालिटीज आएंगी, जो कि हमारा एजुकेशन करंट मॉडर्न सिस्टम तो दे ही नहीं पा रहा है, क्योंकि एक दूसरे से कंपटीशन में सिस्टम ही है जी, जहां हम कहते हैं कि या तो आप मैनेजमेंट करेंगे, हाँ, कॉमर्स जिसे कहेंगे, हाँ, या आप साइंस करेंगे या आप ह्यूमैनिटीज करेंगे। मुझे लगता नहीं इसके अलावा मेजॉरिटी कॉलेजेस में कोई फोर्थ स्ट्रीम दी जाती है। हाँ, ये तो फिर आप डॉक्टर बनोगे या सीए करोगे या इंजीनियर बन, मतलब यही सारा ही कुछ चल रहा है। कोर्स आपको यही रहेगा, आपको ये तो करना ही पड़ेगा, फिर आप जाके कुछ नया कुछ काम करेंगे। बट सिस्टम पहले ऐसा नहीं था। पहले आपको एस्ट्रोनॉमी भी सिखाई जाती थी गुरुकुलों में जी, वो भी आप सीख रहे हैं, ज्योतिष भी सीख रहे हैं, आयुर्वेद भी सीख रहे हैं, बाकी कलाकृतियां भी सीख रहे हैं। बिल्कुल, आप युद्ध क्षेत्र रक्षण वो भी सीख रहे हैं, बहुत आवश्यक, और ज्यादा आवश्यक हो गया। हम देख रहे हैं सीमाओं पे क्या माहौल चल रहा है। और उसके बाद युद्ध की नीति के बाद आपको कूटनीति सिखाई जाती थी, आपको गृह नीति सिखाई जाती थी। इसके बाद आप किसी में भी निपुण हो जाएं और उसके बाद किसी आप चले जाएं, आप फील्ड में, आप किसी भी दिशा में चले जाएं, फिर आपके ऊपर है। बिल्कुल, अभी आप किसी स्कूल में बोलिए जी हमारे बच्चों को आप पहली क्लास से एस्ट्रोनॉमी सिखाना शुरू करें, तो मुझे लगता है आपको एज पेरेंट्स ही वो शायद डिसअलाउ कर देंगे कि स्कूल में आप नहीं आ सकते। तो हम स्कूल सिस्टम को सब्सक्राइब करना ही छोड़ दें। स्कूल खड़ा नहीं हो सकता जब तक कि पेरेंट्स इतनी भारी भारी फीस ना दें। ये है, स्कूल खड़ा नहीं हो सकता अगर पेरेंट्स बोलें कि भैया हमारे बच्चे को हमारी मातृभाषा में सिखाओ, हम तुम्हारी अंग्रेजी क्यों सीखें, हम अंग्रेजी तो बोल ही लेंगे, तुम पहले हमारी मातृभाषा सिखाओ। उनका पहले व्याकरण पहले दिन से शुद्ध सही करना। बिल्कुल, और दूसरी चीज है, हमारे यहाँ पर हर एक प्रांत में, हर एक प्रदेश में कम से कम 3 भाषाएं बोली जा रही। हिंदी तो सभी बोल लेते हैं, उसके अलावा दूसरी भाषा आ गई, हम महाराष्ट्र में पैदा हुए, हम मराठी बोल लेते हैं। तीसरी भाषा हमारी हुई जो हमारी दूसरी भाषा आ गई, जैसे अब हम पंजाब के हैं तो हमारे लिए पंजाबी भी आ गई। तो 3 भाषाएं तो सामान्य तौर पर कोई भी भारतीय बोल रहा है, समझ रहा है, लिख पढ़ भी रहा है शायद कोई एक्सटेंट तक, और नहीं लिख पा रहे लेकिन 3 समझ पा रहे हैं। बिल्कुल, इतना क्लियर हो गया है। तो हमें तो कोई बोले ना कि भाई आपको फ्रेंच या स्पेनिश सीखने की जरूरत है, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है। हमारी अपनी भाषा और अपनी सभ्यताओं को हम समझ लें तो हम अपने देश के लोगों को, अपने देश के इतिहास को और अपने देश की समस्याओं को समझ पाएंगे। तो हमें ऐसे लीडर्स तैयार करने हैं, हमें ऐसे युवा पीढ़ी को ट्रेन करना है कि वो आने वाले समय को वो फेस कर सके, उनकी अपॉर्चुनिटीज को और उनके चैलेंजेस को। तो ये तो होते हुए दिख नहीं रहा है। उसमें समय जो जा रहा है 20-25 साल का, उसमें अब ये वेस्ट का रिसर्च प्रूव कर रहा है कि आप जितना उनको पढ़ा रहे हो उतनी उनकी IQ लेवल कम हो रही है, क्योंकि आप उनकी ब्रेन को कंडीशनिंग कर रहे हो, आप उनके ब्रेन को एक मैपिंग दे रहे हो और वही फिक्स्ड करिकुलम और वही फिक्स्ड आंसर्स और वही एक फैक्ट्री मॉडल बना दिया है। तो फैक्ट्री तो हम है नहीं। हमारे जो देश का इतिहास है वो इतना सुनहरा और इतना
रक्त से भरा हुआ है कि हम सामान्य तो हम हो नहीं सकते। इनफैक्ट अपने स्कूल्स में दिल्ली, साउथ दिल्ली का बताता हूँ, जो काफ़ी प्रीमियम स्कूल्स भी हैं जी, उनमें भी देसी, मुझे नहीं याद है कि कोई एक पद्धति सिखाई थी कि लड़ाई की। टैक्वांडो था, जूडो था, मार्शल आर्ट्स का। मार्शल आर्ट का इंडिया हाँ। से ही जन्म हुआ है, तो चलिए एक बारी के लिए ले लेते हैं कि चलिए हमारा है। तो जूडो, कराटे, टैक्वांडो और ये सब, उसमें देसी कुछ नहीं था जी। चलिए मलखम तो बहुत दूर की बात, मैं क्योंकि मेरे दिमाग में वो आ रहा था, बट ऐसा है। और आजकल मैं इसलिए भी कहता हूँ कि साइंस भी धीरे धीरे करके हमारी बातें मान रहा है। पहले अब नासा ने भी, मैं डॉक्यूमेंट्रीज बहुत देखता हूँ, तो नासा ने भी बोला है कि शायद एक यूनिवर्स नहीं है, बहुत यूनिवर्स है, बिल्कुल, जो हम हमारे ग्रंथ चीख चीख के बोले जा रहे बोल हैं, चुके हैं। लेकिन साइंस ने क्योंकि वही स्टैंप नहीं किया था, तो वो लेकिन अब मानने लगे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है कि और भी प्लैनेट्स हैं, उनमें लाइफ है, कुछ है जो हम फिर से चीख चीख के कह रहे हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का स्टैंप नहीं दिया गया था। और अब क्योंकि वो उनका स्टैंप लग गया, तो अब शायद हमारे देश में भी वो आ जाए कि नहीं, बड़े सारे यूनिवर्स हैं, बड़े सारे लाइफ हैं। लेकिन हम उनके स्टैंप की वेट कर ही क्यों रहे हैं? ये और यही प्रॉब्लम है, चाहते क्यों हैं कि उनका वैलिडेशन मिले हमें। तो इसलिए साइंस को, इंडियन साइंस को मे भी हमें प्रमोट करना चाहिए, और दैट इज द रियल साइंस। बिल्कुल, चाहे वो कोई भी क्षेत्र, फेथ का, धर्म का कोई हो, इंडियन साइंस को देखे, ना कि वेस्टर्न प्रपोज साइंस को। इनफैक्ट आई थिंक एक डॉक्यूमेंट्री भी रिसेंटली आई है, मैं चैनल का नाम नहीं ले सकता इस पे, बट समझदार आप हैं, आई है, जिसमेम ये तक कहा गया है कि जो चार्ल्स डार्विन की जो एवोल्यूशन थ्योरी है वो बकवास है। बिल्कुल बकवास है। इसमें और दो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस सब्जेक्ट को आराम से हम उसको खोल रहे हैं, मतलब सारा कुछ जो है विज्ञान और अध्यात्म और सारा जो हमारा अभ्यास का क्षेत्र है, कि हम समझें कि इसमें दो चीज़ें जो हैं, जो हमारे सोसाइटी का आधार होती थी, जो कि आज की डेट में हम देख रहे हैं वो नहीं है। एक तो आपने और हमने बात की है वो मार्शल आर्ट्स की हो गई, जिसमें कि फिजिकल बॉडी पहले तैयार हो बच्चों की। जब तक कि उसकी फिजिकल बॉडी नहीं तैयार होगी, उसको एकेडमिक लर्निंग नहीं मिलनी चाहिए। तो एकेडमिक लर्निंग बहुत जल्दी आ रही है, या बहुत फोर्स किया जा रहा है, एग्जाम्स का बहुत प्रेशर हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी पूरी पर्सनालिटी और उनके अंदर जो सीखने का जो जॉय है, जो रस है, आनंद है जीने का, वो पूरी तरह से सूखता चला जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है एग्रीकल्चर। अगर हमारे बच्चे खेती नहीं सीखेंगे, तो आगे जाके उनको AI बैठ के खाना नहीं खिलाने वाला है। तो खेती, आयुर्वेद, जड़ी बूटियां, किस तरह से हम अपने संसार को चला रहे हैं, इसी में ही वो मैनेजमेंट सिस्टम सीख जाते हैं। क्योंकि एक बीज को सेव करना, उसको कौन से सीजन में आप बो रहे हो, उसका अनाज आ रहा है, उसको आप किस तरह से सेव कर रहे हो, और फिर उसके अलग अलग कैसे पदार्थ बन रहे हैं, कौन से ऋतु में क्या पदार्थ खाया जाए, क्या नहीं खाया जाए, इतने में ही उनकी डिग्री हो चुकी होती है। एटलीस्ट एक रिस्पेक्ट आ जाएगी उनको कि जो खाना है और जो लातल। और मैं और आज मेरे साथ हुआ है कि हम एक रेस्टोरेंट में थे यहीं आने से पहले, और हमने देखा कि एक टेबल पे सब कुछ छोड़ दिया गया खाना। एक महिला थी, उनके पुत्र के साथ थी, और जाते वक्त जो बिल काउंटर पे बैठते हैं, उन्होंने बोला भी कि हम इसको पैक कर दें, तो उन्होंने कहा रहने दीजिए। और सिर्फ मैं नहीं, जो भी आसपास की टेबल थी, सब देखकर उनको लग रहा था कि ये गलत हो रहा है। ये क्या, मुझे लगता है कि जो आपने एग्रीकल्चर की बात कही है, ये सिर्फ अगर रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो समझ जाए, तो बहुत समस्या हमारे देश की हल हो जाएगी। ये जो बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत ही, जिसको मेरे पास शब्द नहीं मिला कि इतना दुख हुआ उसको देख के, कि 2 आदमी उसको खा सकते थे और उसको ज़ाया किया गया था। तो कम से कम एक रिस्पेक्ट ही आ जाए जो बन रहा है, तो बहुत कुछ हो सकता है। वो रिस्पेक्ट तभी आ पाएगा जब हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को लेकर जाएं, उनको सिखाएं, समझाएं, ऐसा होता है। नेचर ये दिन रात होता है, जुड़ेंगे नहीं, हम अपनी कॉस्मिक साइकिल्स के साथ चलेंगे नहीं। आप रात को तो जग रहे हो, आप सुबह दिन में आप सो रहे हो, तो आपको पता ही नहीं कि मुझे सूर्य के उदय से पहले स्नान करके और सूर्य को अर्घ देना है। तो ये सारी चीज़ें जब हम अपने रिदम में लाएंगे, जब हम अपने डेली आचरण में ये लेकर आएंगे, दिनचर्या में, तब वो रिस्पेक्ट आ पाएगी ना भैया। तब तक वो रिस्पेक्ट आ नहीं रही, क्योंकि अभी तो खाना जो है वो ऐप पे ऑर्डर होता है। वो सब्जी वाला क्या परिश्रम से कहाँ से वो लेकर आए, वो तो उनको पता ही नहीं है कि किसान के क्या दुख दर्द है और उनको कितना कुछ संघर्ष करना पड़ रहा है। खाने में है क्या, आप जो देख रहे हो, जो आपने ऑर्डर किया, आपको ये भी नहीं पता कि उसमें गया क्या है। सही चीज़ भी गई है, नई चीज़ भी गई है। कि हम जो है पहले जैसे कुटुंब व्यवस्था हमारी होती थी, जिसमें हम किसी के यहाँ जाके खाना कुछ खा लेते थे,
या हमें पता था कि हमारे घर में इतने सारे लोग हैं, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हमारा जो है वो बहुत गलत हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मेरे समझ में इतना आया है कि ये सारा कुछ आक्रमण किया गया है बहुत सिस्टमैटिकली हमारी सभ्यता पे, हमारे संस्कृति पे, हमारे संस्कारों पे, कि हम अपने आप से दूर हों, हम अपने मिट्टी से दूर हों, अपने भोजन से दूर हों, हम अपने आध्यात्म से दूर हों, हम अपनी गुरु परंपरा को ना पहचाने, ना उसकी वैल्यू करें। हम अपनी खेती से दूर हो गए तो हमें अन्न की वैल्यू नहीं रह गई। हम अपने विज्ञान से दूर हो गए, हमें वो सारी क्रिएटिव थिंकिंग हमारी खत्म हो गई। हमारे यहाँ पे विमान शास्त्र सिखाया जाता था। मतलब ये बोलने की आवश्यकता नहीं कि हमने सबसे पहले नेवी छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्रिएट करी, तो हमें किसी की जरूरत नहीं है दिखाने की, सिखाने की कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी सिस्टम्स कैसे चलानी, हम अच्छी तरह से चला सकते हैं, और क्रांतिकारी भी कैसे पैदा करने और उनको भी कैसे रोटियां खिलानी, ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। काल चक्र है, घूमेगा फिर से, अब वो फिरेगा, और सारा जो है वो शक्ति का जो केंद्र है वो भारत में अब आ जाएगा, और सडनली सब लोग उसको वैल्यू को रियलाइज करेंगे। फिर हमें वेस्ट की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वी आर रियली एट अ क्रक्स पॉइंट वेयर नॉट ओनली पेरेंट्स एंड नॉट ओनली सोसाइटी एट लार्ज, बट रियली एवरी पर्सन हैज टू कम आउट ऑफ देयर थिंकिंग कि ये मैं मेरा मैं मेरे से हम थोड़ा बाहर आ जाएं और हम करने लगे, तो हमारी आधी समस्याएं वहाँ ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ें, हम ये सारी चीज़ों का बहिष्कार करने लगे जो कि हमें पश्चिमी देशों से और जो हमारे कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने हमारे पर ज़बरदस्ती की थोपी हैं। तो हम ये प्रश्न पूछना शुरू करें हर क्षेत्र में, चाहे वो भोजन में है, चाहे हम जैसे शिक्षा की बात कर रहे हैं, या हम अपने स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, कि मेडिकल साइंस भी जो आया है उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्होंने अभी तक ठीक कर दी है? कोई चीज़ तो ठीक कर नहीं पाए हैं वो लोग, केवल दवाइयाँ बेच रहे हैं। फार्मा कंपनीज का पूरा माफिया चल रहा है। सो व्हाई आर वी नॉट रिक्लेमिंग बैक आयुर्वेद? कौन रोक रहा है हमको? अगर आदिवासी को पूछोगे तो वो तो झट करके बता देगा कौन सी जड़ी बूटी से कौन सी बीमारी ठीक होती है, लेकिन हम उसको सुनने को रेडी नहीं, क्योंकि उसने बड़ी फैंसी सी दुकान नहीं लगाई हुई, बाहर बोर्ड नहीं लगा हुआ। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये रियलाइज़ करना है कि हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं, हमारे पास दुनिया की संपत्ति रखी हुई है। मतलब हम ना सोने के ढेर पे बैठे हुए हैं और हम वहाँ देख रहे हैं कि उसके पास क्या है, उसके आंगन में। तो यहाँ पर हमारी जो है, हमको सिर्फ दृष्टि को इधर घुमा के अपनी तरफ देखना है कि सारा कुछ जो है, ज्ञान हो, विज्ञान हो, आध्यात्म हो, चाहे कोई समाज की व्यवस्थाएं हैं, अर्थशास्त्र है, सारी चीज़ें, सिस्टम्स को कैसे चलाना है, इकोनॉमी को कैसे चलाना है, पॉलिटी की प्लानिंग्स कैसे करनी है, गवर्नमेंट के कौन से हमारे लॉज हमारे को चेंज करने हैं, सारी चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हमको अपनी वापस लानी है। हमारे पास सब कुछ हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ है, लिटरली हमारे पास रोड मैप है, और हमारे पास सब रेडी है, तैयार लिखा है, सब एक जगह पर है। और मेरा विश्वास ये भी है कि हमारे पास वो क्षमता है कि जिससे हम लेके उसको चौगुना करके, 10 गुना करके हम दुनिया में उसको और सुंदर तरीके से दुनिया को सिखा सकें कि व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, जिसमें कि केवल स्वार्थ और कंपटीशन ना भरा हो। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर वी रियली हैव टू चेंज आवर होल अप्रोच एंड आउटलुक। और इतना सारा कमर्शलाइजेशन में हम लोग घुसे हुए हैं। मतलब यंगर जनरेशन से तो मेरी बहुत सिंसियर अपील है कि आप लोग प्लीज़ ये सारे ऐप से बाहर निकलिए, अपने अंदर की टेक्नोलॉजी को प्रोग्रामिंग करिए, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने दी हुई है हमें। इतनी सुंदर टेक्नोलॉजी, आपकी अपनी सोच क्या है, आप स्वयं को जानिए, आत्मा का बोध करिए, तब आपको शत्रु बोध आएगा। आप आत्मा का बोध ही नहीं कर पाएंगे तो आप शत्रु को नहीं जान पाएंगे। और आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अपने आप से दूर हटा रही हैं। हमारी इकोनॉमी को भी यही ब्रांडिंग जो है वो ब्रेक करने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि हिंदुओं का पैसा जो है, भारतीयों का पैसा जो है वो बाहर की कंट्रीज़ को अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ की फंडिंग के लिए लिया जाए। इंडिया एक इम्पोर्टिंग देश बने, हाँ, निर्यात कम हो, आयात ही होता रहे, तो हम पैसे हम देते रहे, वो निर्भरता अपने ऊपर नहीं है। तो हमारी सोच, अगर हम सोच ले कि मुझे ये ब्रांड्स की आवश्यकता नहीं है, या ये शैम्पू या ये लिपस्टिक लगाने से मैं और सुंदर नहीं हो जाऊंगी, और शायद मेरे से बेहतर कोई इंसान नहीं होगा बोलने के लिए कि आपको बिल्कुल कोई चीज़ सुंदर बना नहीं सकती है। बाहर की कोई वस्तु आपको ज़्यादा और किसको हम दिखाना चाह रहे हैं, ये हम किसके लिए ये प्रूव करना चाह रहे हैं, जिसमें कि हमारा जो है बहुत सारा फाइनेंशियल ड्रेन जा रहा है। जो लोग कह रहे हैं हमारे इतने EMIs हैं या हमारा इतना खर्चा हो रहा है, आप बहुत सिंपल वे में अपने लाइफ में सेविंग्स कर सकते हैं।
आप बहुत सिंपल वे में जीवन को भी अपना व्यतीत कर सकते हैं अगर हम ये सारे आलतू फालतू के जो ब्रांड्स हमारे पर थोपे जा रहे हैं ना, केवल इन्हीं को अगर हम कट आउट कर दें अपने जीवन से, तो बहुत 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 सारा कुछ हमारे माइंड से और हमारी लाइफ से सिंप्लीफाई हो जाएगा। इनफैक्ट वही होता है कि पहले नई चीज़ लर्न करने से पहले पुरानी अनलर्न करनी ज़रूरी है। जी, अनलर्न करेंगे, थोड़ा दिमाग आपका खुलेगा, खाली होगा, खुलेगा, और फिर आप लर्न करेंगे जो आपको लर्न करना चाहिए। जी। तो युक्ता, अभी आज अगर मैं आज के सिनेरियो की बात करूँ तो इस समय इन दिनों युक्ता को कौन सी चीज़ें बिजी रखती हैं, कहाँ आप इन्वॉल्व हैं, और किन किन लोगों की कैसे कैसे आप सहायता कर रही हैं? बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ और पर्यावरण सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट में पर्यावरण आता है, क्योंकि जब तक हम धरती माँ की रक्षा और उनके रिसोर्सेज के लिए हम अपना रेवरेंस और रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे तो हम अपने कर्मों को ठीक नहीं निभा पा रहे, ऐसा मेरी सोच है। उसके अलावा अध्यात्म का तो हमारा दिनचर्या हमारी उसके बेसिस पे आयुर्वेद और आध्यात्म के आधार पर तो हम चल ही रहे हैं। लेकिन जैसे मेरे हृदय के लिए आज की डेट में सबसे प्रिय जो है वो है भारतीयों के तरफ ध्यान देने का, और भारतीयों को जितने भी लोग जब भी मैं मिलती हूँ या जहाँ कहीं पर भी बोलती हूँ तो शिक्षा के क्षेत्र के बारे में, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि शिक्षा में बहुत सारी जो है वो नीतियों का चेंज आना और हमारी सोच को बदलना, ताकि हम गवर्नमेंट सिस्टम्स पे डिपेंड नहीं करें। आपने एनईपी की बात करी, एनईपी अनाउंस तो हो गया, लेकिन लागू कितना हो पा रहा है ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। और उसको लागू करने के लिए क्या ये सरकार को 10 साल लगे? 10 साल क्या कम है? मतलब अभी तक वो लागू नहीं हो पा रहा है, अभी तक हम वो ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं देख पा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, जो कि अभी तक हो जाना चाहिए था भारत देश का। जैसे हम कह रहे हैं कि मार्शल आर्ट्स, एग्रीकल्चर, आयुर्वेद, ज्योतिष, ये सारी चीज़ें तो आधार ऑलरेडी आ जाने चाहिए थे हमारे एजुकेशन सिस्टम में। हमारी लैंग्वेजेस हमारी सारी चेंज हो जानी चाहिए थी कि सारे एजुकेशन सिस्टम को आप हिंदी में आप मुझे बताइए, आप फ्रांस अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपसे कोई अंग्रेजी में बात करेगा? फ्रेंच, वो बहुत गर्व से फ्रेंच बोले, हालांकि उसको अंग्रेजी आती भी होगी लेकिन वो बोलेगा नहीं। वो पूरी कोशिश करेगा कि आप उससे 2 शब्द फ्रेंच में बोल लें। तो हमें भी उतने गर्व से अपनी मातृभाषा को बोलना है, और हमें भी उतने गर्व से रहना है कि भाई आप यहाँ पर आए, हम अंग्रेजी बोल लेंगे लेकिन हमें आवश्यकता नहीं है वो भाषा बोलने। चाहे कोई भी हमारी मातृभाषा हो, लेकिन हमारी मातृभाषा ही उनकी भाषा के ऊपर होनी ही चाहिए। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये जब तक हम बोल के प्रेशर डाल के या हम उसको अपनी चॉइसेस से एनफोर्स नहीं करवा पाते हैं ना, तब तक ये हम वेट ही करते रहेंगे कि कोई सिस्टम चेंज करेगा, कोई आएगा। तो हमें ये थॉट प्रोसेस से भी बाहर आना है कि जो सिस्टम्स बने हुए हैं उनको हम कैसे चेंज करें, क्योंकि सिस्टम के अंदर जो गैस जा रही है, फ्यूल जा रहा है, वो तो हम ही दे रहे हैं। उस सोच को या उस चीज़ को कॉन्स्टेंटली सब्सक्राइब करके या उसको अग्री करके, एक्सेप्ट करके, उसी वे में चल के, तो एक जैसे हम काल चक्र की बात कर रहे थे, तो कई सारी फील्ड्स में जो है वो काल चक्र फिरने होंगे, कई सारी फील्ड्स में ये सारी क्रांति आनी पड़ेगी। और ये क्रांति केवल हमारे अंदर स्वयं से आ सकती है, क्योंकि एक एक बूंद से जो है पूरा समुंदर बनता है। और हमें तो नदी का इतना जोर से एक प्रवाह बनना है कि हम सब जाके जो है समुद्र में मिल जाए। तो हम सबको अपने अपने इंडिविजुअल एफर्ट से ये लेना होगा, संकल्प लेना होगा कि हम इस तरह से जो अपना सोच, विचार, आचार सब कुछ जो है अपना चेंज करें, आचरण में वो चीज़ें लेकर आएं, जिससे कि हम वो जो बदलाव देखना चाहते हैं या जो हम रिस्पेक्ट चाहते हैं हम वो दें और हमें वो प्राप्त भी हो। और ये सिस्टम्स को हम बहुत आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, चाहे वो मेडिकल हो, आयुर्वेद की तरफ मुड़े, चाहे वो शिक्षण है, हम अपने गुरुकुल की पद्धति की तरफ वापस आएँ, चाहे हमारे गर्भ संस्कार हैं जहाँ पर माताएं जो हैं वो थोड़ा डॉक्टरों से दूर हट के अपने गर्भ और अपने बच्चे के साथ चर्चा करें, उनको पता चले कि मेरा बच्चा क्या चाहता है। गर्भवती की अवस्था से ही वो बच्चा बोलने लग जाता है, आपको पता रहता है कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बेनिफिशियल है, और किस तरह से हम अपने नए लीडर्स को तैयार करें सो दैट कि हम अपना जीवन तो सार्थक करें ही, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए हम एक रोल मॉडल की तरह एक एग्जाम्पल सेट करें। जैसे हम बोल रहे थे, हम प्रेरणा देंगे तब वो हो पाएगा, उनसे कह के ये नहीं हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बोल के ड्राइविंग या स्विमिंग नहीं सिखा सकती, वो आप स्वयं करके आपके अनुभव से सीख पाओगे। तो बस हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के और एक दूसरे के साथ ही चलना है
और कंपटीशन से बाहर हटें, हम लोग कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी से बाहर हटें। महिलाएं जो हैं, बहनें जो हैं, वो एक साथ आएं, रसोई घर को औषधालय बना लें तो सब डॉक्टरों की छुट्टी हो जाएगी। नहीं, ये जल्दी से मैसेज जो बहुत है, ज़रूरी है, ये जी। बहुत ज़रूरी है। विशेष तौर पर मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है जब से मैंने सीनू जोसेफ की पुस्तकें और उनके दिए हुए सारे कार्यों को भी पढ़ के और उस पर अपना आचरण जो है शुरू किया है। किस तरह से महिलाओं को जो मासिक धर्म के लिए 3 दिन जब प्रकृति ने दिए हैं आराम करने की, तो किस तरह से वो बहुत ज़रूरी है। बहुत अपने आप को ये एक मैस्कुलिन वे में जाना कि हम पुरुषों से कम नहीं हैं और हमें भी कार्य क्षेत्र में ही कर, वो सब ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन उसकी वजह से हमारा समाज टूट रहा है। उसकी वजह से जो घर की जो एक व्यवस्था होनी चाहिए, घर की स्त्री जिस तरह से घर को बांध के रखती है, या घर की स्त्री जिस तरह से हर चीज़ को समझ पाती है, वो वहाँ से वो डिस्कनेक्ट हो रही है। तो आप पढ़ें लिखें, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं और उसको किस तरह से जीवन में उतार रहे हैं, उसको क्या चीज़ को आप आत्मसात कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो पहले अपने शास्त्रों को समझें। और सीनू जोसेफ की 2-3 बहुत अच्छी किताबें हैं। एक तो रजस वाला परिचर्या के ऊपर भी उन्होंने लिखी, ऋतु विद्या, और दूसरी उन्होंने और एक बुक लिखी है स्त्री धर्म पद्धति, जो कि महिलाओं को समझा रही कि किस तरह से हमें पहनावा हमारा रखना चाहिए, किस तरह से हमारे सुबह का ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमारे आचरण में सारी चीज़ें आनी चाहिए दिनचर्या में। और एक और बुक उन्होंने बहुत सुंदर लिखी है पुस्तक, जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी हुई थी, अगर आपको याद होगा, सबरीमला में क्यों महिलाओं को आने नहीं दिया जाए। तो उसको उन्होंने वर्ण व्यवस्था और सबरीमला मतलब टेम्पल्स और चक्रास के हिसाब से उन्होंने बताया कि किस तरह से स्त्रियों की जो कुंडलिनी शक्ति है वो किस तरह से प्रभावित हो जाती है जब हम मंदिर जाते हैं। तो क्यों हमें, जब हम मासिक धर्म में हैं, हमें क्या क्या चीज़ें अनिवार्य हैं और हमें क्यों उनका पालन करना चाहिए। तो मेरी सभी बहनों से, माताओं से, बेटियों से यही हाथ जोड़कर विनम्र विनंती है कि कृपया आप इन सब चीज़ों को समझें, तर्क वितर्क को एक उसकी सही जगह है वहाँ पर दीजिए, लेकिन ये जो हमारे स्वास्थ्य, हमारे मानसिक बल और हमारे आने वाले समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, ये सेवा आप स्वयं के लिए और अपने समाज, अपने परिवार के लिए अवश्य करें। ऐसी मेरी मनोकामना है और सभी को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, हमसे जुड़ने के लिए और इतने अच्छे पलों को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद युक्ता। आगे के लिए शुभकामनाएं, शुभेच्छा, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।